आवाज़ आ रही है बेटा? दृष्टि, हर्षित, करीना, सोहेल, हर्षिता या हर्षिता? हर्षिता, सोहेल, प्रेम, शाहरुख, फैसल, आवाज़ आ रही है बेटा? चलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हो बेटा? आवाज़ आ रही है? अरे आवाज़ आ रही है ना? चलो ठीक है, स्टार्ट है। चलो बेटा, अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था सॉलिड स्टेट का, उसमें अपने बात की थी बेटा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ओके, यूनिट सेल के टाइप की अपने बात की थी। उसमें कई टाइप की यूनिट सेल अपने डिस्कस की थी, जैसे एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। क्लियर? उसके बाद अपन ने स्टार्ट किया था प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट सेल्स, यानी एक कोशिकाओं के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। तो अपन ने 1 बाय 1 स्टार्ट किए थे। जैसे सबसे पहला क्या, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। ओके, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स यानी प्रभावी परमाणुओं की संख्या, इसका मीनिंग क्या होता है और अलग अलग यूनिट सेल में इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये एक एक करके अपन ने डिस्कस किया था बेटा। ओके, एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों, कैसे, जैसे मैं कहूँ एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी बेटा, 4 यूनिट सेल में जैसे अपने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट किया था। तो एससीसी की बात करें, टोटल नंबर ऑफ एटम तो कितने होते हैं? 8 होते हैं, 8 होते हैं, ध्यान है ना। लेकिन इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना आता है? 1 आता है बेटा, यानी जेड कितना आता है? 1। क्लियर? बीसीसी की बात करें, टोटल एटम कितने होते हैं? 9, लेकिन इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना आता है? 2 आता है। एफसीसी की बात करें, टोटल एटम तो कितने होते हैं? 14 होते हैं, लेकिन इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने आते हैं बेटा? 4 आते हैं। क्लियर? ईसीसी की मैं बात करूं, टोटल एटम कितने होते हैं? 10 होते हैं, लेकिन इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होता है? 2 होता है। ये सब वैल्यू कैसे होती है, क्या होती है, एक एक चीज़ अपने डिस्कस की थी। क्लियर? लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये मेरा बताने का पर्पज़ क्या था, कई बार क्वेश्चन में ओनली क्या बोले? एटम्स बोले। मैंने क्या कहा कि इस यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम क्या होगा, तो बच्चा कंफ्यूज होगा क्या कि सर ने एटम के बारे में 2 चीज़ बताई थी, एक तो क्या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, एक टोटल नंबर ऑफ एटम। ओके, तो बच्चा सोचता है इफेक्टिव नाम तो दे ही नहीं रखा है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम करूँ क्या? सीधा टिक लगाने वाला क्वेश्चन बने, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी या ईसीसी में नंबर ऑफ एटम कितना होता है। तो ध्यान रखना, ओनली नंबर ऑफ एटम बोले तो आपको क्या करना है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम बताना है, प्रभावी परमाणुओं की संख्या यानी जेड बतानी है। समझ में आ गया? चिल्ला कर अगर बोले टोटल नंबर ऑफ एटम तो ही आपको क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ एटम बतानी है। 8, 9, 14, 10 कैसे होंगे, क्या होंगे? ओनली एटम बोल रहा है, केवल परमाणुओं की संख्या पूछिए तो क्या करना? जेड की वैल्यू बतानी है बेटा किसी यूनिट सेल में। क्लियर? इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? ठीक है। जो सेकंड प्रॉपर्टी आपने डिस्कस की थी बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या, तो वो एससीसी, बीसीसी, एफसीसी में कैसे आती है? 1 बाय 1 उनकी वैल्यू कितनी होती है, आपने डिस्कस भी किया था बेटा। 6, 8, 12 ये रिजल्ट कैसे आता है? तीनों में इफेक्ट यानी कोऑर्डिनेशन नंबर का 1 बाय 1 अपने डिस्कस किया था बेटा। ठीक है, यहाँ तक बात सही है। चलो बेटा आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 अपन बात करते हैं बच्चों रिलेशन बिटवीन, क्या कहा? रिलेशन बिटवीन आर एंड ए, यानी आर व ए में संबंध। क्या कहा? आर व ए में संबंध। तो पहली बात तो बच्चों देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है ताकि हेडिंग की जगह हेडिंग नहीं हो जाए, हेडिंग बड़ी नहीं हो जाए। कैसे? आर व ए में रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो देखो पहली बात तो यहाँ पर आर का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ एटम। क्या कहा? रेडियस ऑफ एटम यानी परमाणु की त्रिज्या। ओके ठीक है। ए क्या है बच्चों? एज लेंथ। क्या कहा? एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। ओके, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, जो अपन यूनिट सेल लेते हैं उसके किनारे की लंबाई। ओके ठीक है। आर रेडियस ऑफ एटम, हमें पता है यूनिट सेल के अंदर जो एटम होता है, परमाणु होता है, अलग अलग पोजीशन पर होता है, कॉर्नर पर, फेस सेंटर, एज सेंटर, बॉडी सेंटर, अलग अलग पोजीशन पर होता है। तो वो जो एटम होता है उसकी रेडियस क्या है? ये क्या हो गया? स्मॉल आर से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? यहाँ तक बात ठीक है बच्चों। अब देखो आर और ए में रिलेशन बताने का मेरा पर्पज क्या है? अलग अलग यूनिट सेल में ये रिजल्ट अलग अलग आता है बच्चों। ओके कैसे होता है? सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो कैसे मैं लिखूं। सबसे पहले हमें पता है फॉर एससीसी की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले बच्चे को आइडिया होना चाहिए क्या एससीसी यूनिट सेल होती कैसे। हमें पता है ये जैसे मान लो एससीसी यूनिट सेल का मैं फॉर्मेशन करूं तो देखो कैसे, मैंने क्या कहा था पूरे चैप्टर में डायग्राम ही है बच्चों, डायग्राम ना के अच्छे से समझते जाना है। ओके कैसे करना है देखो समझना इस बात को। हमें पता है एससीसी की बात करें तो एससीसी में एटम कहाँ होते हैं? कॉर्नर पर होते हैं। तो ये कॉर्नर पर मैं एटम बना रहा हूँ बच्चों। एक्चुअल में क्या नॉर्मली हम टाइम बचाने के लिए एटम को सीधा डॉट से बना देते हैं, लेकिन ये बताओ एक्चुअल में एटम ऐसे होते हैं क्या? नहीं, ये तो सिर्फ शॉर्ट में अपन बनाते हैं। एक्चुअल में एटम क्या होता है? अगर कंप्लीट एटम बनाए, साप्ताह परमाणु बनाए तो कैसे
कैसे होता है। फॉर एग्जांपल जैसे इन दो एटम की मैं बात करूं तो ये कॉर्नर वाला एटम क्या होगा, इस टाइप से होता है बेटा। ओके, ये कॉर्नर वाला एटम क्या होता है, इस टाइप से होता है। मैंने क्या कहा, ये दो एटम मैंने लिए हैं। बच्चा कहेगा सर बाकी एटम कैसे होंगी, वो भी इसी टाइप से होंगे। बस अपन तो शॉर्ट में क्या करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि यहाँ पर कोई एटम है टाइम बचाने के लिए। क्लियर, लेकिन पूरा एटम क्या होता है, इस टाइप से होता है। क्लियर, ठीक है बच्चों। देखो अगर बात करूं इस एटम की रेडियस की तो ये क्या हो गया बच्चों, आर हो गया। इस एटम की रेडियस की बात करूं तो ये क्या हो गया, आर हो गया। क्लियर, और हमें पता जो एज लेंथ होती है बच्चों, किनारे की लंबाई होती है, इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यस और नो करते हैं बेटा। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, देखो अगर ए और आर को मैं कंपेयर करूं, ये भी तो मुझे पता है एज लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी किसके बराबर है, अरे ए के बराबर है या नहीं है बच्चों। क्लियर, तो दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं क्या कह सकता हूं, ए बराबर क्या हो गया, 2r। यस और नो, अरे ए बराबर किसके है, r प्लस आर, इस एटम की रेडियस और इस एटम की रेडियस। क्लियर, तो क्या कह सकता हूं, r बराबर क्या हो गया बेटा, a/2। क्लियर, ब्लॉक कर रहा हूं क्यों, आपको सीधा भी ऑप्शन मिल सकता है या इस पर न्यूमेरिकल भी मिल जाएगा। ओके, चलो बच्चों ये तो मैंने किसके लिए कहा है, एससीसी के लिए। अब बात करते हैं फॉर बीसीसी, नेक्स्ट यूनिट सेल के लिए देखते हैं आर और ए का रिलेशन क्या आता है। मैंने क्या कहा था, हर यूनिट सेल के लिए प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग अलग होती है। क्लियर, इसके लिए बात करते हैं बीसीसी के लिए क्या होगा। तो आपको याद है मैंने एक बात कही थी, क्या एससीसी में तो क्या होता है, एटम ओनली एंड ओनली कॉर्नर पर होते हैं, तो किसी एटम के रेस्पेक्ट में आप रिजल्ट बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी यूनिट सेल की बात करें तो आपसे कुछ भी पूछे तो आपको किसके रेस्पेक्ट में बताना है, उस एटम के रेस्पेक्ट में आपको रिजल्ट बताना है जो उसके नेम में रिप्रेजेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, नाम में प्रदर्शित हो रहा है। बीसीसी बॉडी सेंटर, याद है ना, इसका मतलब बॉडी सेंटर वाले एटम को आपको कंसीडर करना ही करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जैसे बीसीसी की बात करें बच्चों, तो सबसे पहले बच्चे को पता होना चाहिए कि बीसीसी यूनिट सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। इस टाइप से हमें पता है क्यूबिक यूनिट सेल होगी, तो ये अपना क्यूब है। अब हमें पता है सभी एटम बना के टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है एटम कॉर्नर पर होगा, सभी कॉर्नर पर होते हैं और बॉडी सेंटर पर होते हैं। यस और नो होते हैं बच्चों। अब मैं क्या करूं, अगर मैं एक बॉडी डायगोनल बनाऊं तो बच्चों देखो ये मैं बॉडी डायगोनल बना रहा हूं, ये लो बॉडी डायगोनल घन विकिरण, एक एक चीज हमने डिस्कस की है बच्चों, किसका मतलब क्या होता है, याद है ना। ठीक है बच्चों, अब अगर बॉडी डायगोनल तो मैंने बना दिया, तो मैंने क्या कहा था, उस एटम के रेस्पेक्ट में हमें रिजल्ट बताना जो नाम में प्रदर्शित हो रहा है, नेम में रिप्रेजेंट हो रहा है। देखो बॉडी सेंटर वाला, तो बॉडी सेंटर को इंक्लूड करते हुए मैंने एक बॉडी डायगोनल बना दिया, घन विकिरण बना दिया। क्लियर, ठीक है। अब हम डॉट की फॉर्म में एटम बनाते तो हैं, लेकिन हमें पता है कंप्लीट एटम साप्ता परमाणु कैसे होगा बेटा, इस टाइप से होता है। जैसे मान लो ये बॉडी सेंटर वाला एटम है, इस टाइप से होता है, ये कॉर्नर वाला एटम है, इस टाइप से होता है, ये कॉर्नर वाला एटम है, इस टाइप से ऐसे होता है बच्चों। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर, ठीक है। आर के टर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो देखो बच्चा, ये जो आर एटम है, अरे इसकी रेडियस ही तो काम में आएगी। देखो हमें पता हाफ ही तो होगा, ये रेडियस है, ये एटम है, इसकी रेडियस क्या होगी, ये भी आर हो गया। क्लियर, ठीक है। बीच वाला एटम है, कंप्लीट एटम है या नहीं है, तो रेडियस काम आएगी, डायमीटर काम आएगा, त्रिज्या काम आएगी या व्यास काम में आएगा, व्यास, डायमीटर काम में आएगा बेटा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 2r। बात समझ में आ रही है बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, क्लियर, ठीक है बेटा। तो यहां से यहां तक बात करूं और हमें पता है जो एज लेंथ होती है बेटा, देखो एज लेंथ अगर ए है, जैसे मान लो एज लेंथ अगर ए है, हमें पता है यूनिट सेल की एज लेंथ हम ए मानते हैं, तो यहां से यहां तक ये बॉडी डायगोनल है या नहीं है, अरे घन विकिरण है घन विकिरण है बच्चों। और अगर बॉडी डायगोनल होता तो बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है एक ही टर्म में, √3a। यस और नो, अरे होता है नहीं होता, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, जो √3 होगा, √3a बॉडी डायगोनल, वो किसके बराबर हो जाएगा, r और r कितना, 2r प्लस 2r कितना हो गया बेटा, 4r, यानी क्या हो गया 4r। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, r इक्वल टू कितना हो गया, √3a/4। बात समझ में आई, ये क्या हो गया, r और a में रिलेशन आ गया बेटा। और ये ध्यान रखना, नीट 2020, ओके, बहुत ही इजी वे में पूछा गया था, बड़े ही प्यार से पूछा गया था। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो ऐसे बेटा, ध्यान रखना, बिल्कुल इजी वे में। क्वेश्चन क्या था कि बीसीसी में किसी यूनिट सेल की एज लेंथ 200 पिकोमीटर है, तो रेडियस ऑफ एटम क्या होगी। और सबसे मजे की बात बच्चों देखो, आपको कोई तकलीफ नहीं दी थी, ऑप्शन क्या दे रखा था, r इक्वल टू क्या होगा, √3/4 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 400। सीधी सी बात है,
एज लेंथ आपको दे रखी थी 200 पिकोमीटर, तो आर क्या होगा √3/4 मल्टीप्लाई बाय 200, काम खत्म। यानी सोल्व करके भी नहीं पूछा था, आपको कोई तकलीफ नहीं दी थी, बस बच्चे को फॉर्मूला ध्यान है क्या, तो बस एक ही जगह वो 200 वैल्यू पुट करनी थी और उसी के टर्म में आर की वैल्यू यानी ऑप्शन चूज करना था, आपको कैलकुलेशन भी नहीं पूछी थी बेटा। क्लियर? इससे ज्यादा इजी क्या देगा, लेकिन वो कब होगा जब बच्चे को ये पता हो आर और ए का रिलेशन होता क्या है। क्लियर? ठीक है बेटा, एक अपन बात करें जैसे फॉर एफसीसी के लिए बात करें तो अपना वही तरीका, सबसे पहले बच्चे को आइडिया होना चाहिए कि एफसीसी यूनिट सेल होती कैसे है। तो हमें पता है बच्चों एफसीसी में होता क्या है, यानी इस टाइप से क्या अपन क्यूबिक यूनिट सेल बनाए, ये लो बच्चों बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं यूनिट सेल बना लूँ, ये बना ली, और हमें पता है एफसीसी में एटम कहाँ कहाँ होगा, कॉर्नर पर होता है और कहाँ होता है बच्चों, फेस सेंटर पर। क्लियर? तो कॉर्नर फेस सेंटर की बात करें बच्चों तो सभी बनाने की जरूरत नहीं है, ये मान लो 2 कॉर्नर पर बना लिया, ये मैं फेस सेंटर पर बना रहा हूँ। एक एक चीज़ अपने डिस्कस की है, कॉर्नर क्या, फेस सेंटर क्या, याद है ना? ठीक है बेटा, अब क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को मिलाते हुए अगर मैं क्या करूँ, एक डायगोनल बना दूँ, इसको अपन क्या बोलेंगे, फेस डायगोनल। ध्यान है ना, फलक विकिरण। ओके चलो बेटा, ये तो अपने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन हमें पता है कंप्लीट एटम कैसे होगा, ये फेस सेंटर वाला ऐसे होगा, ये कॉर्नर वाला ऐसे, और ये कॉर्नर वाला ऐसे। आपको याद है तो बच्चों एक हमने बात कही थी क्या, एससीसी में जो क्लोज पैकिंग होती है वो क्या होती है, एज पर होती है। देखो अरे कॉर्नर वाले एज, देखिए एज पर जो एटम आते हैं यानी कॉर्नर वाले एटम, उनके बीच में कोई फ्री स्पेस है क्या, नहीं। अपन बात करें बीसीसी में अपन ने कहा था क्लोज पैकिंग कहाँ होती है, बॉडी के सेंटर पर होती है। कैसे होती है, इस टाइप से, क्या बॉडी डायगोनल पर होती है। बॉडी डायगोनल पर जो एटम आते हैं 2 कॉर्नर वाले, एक बॉडी सेंटर वाला, वो क्या एक दूसरे के टच में होते हैं। क्लियर? एफसीसी में जो एटम की क्लोज पैकिंग कहाँ होती है, फेस डायगोनल पर होती है। फेस डायगोनल पर जो एटम आते हैं 2 कॉर्नर, एक फेस सेंटर, ये क्या होते हैं, एक लाइन से होते हैं, कॉन्टेक्ट में होते हैं। क्लियर? चलो बेटा, अगर आर की टर्म में बात करूं तो इस एटम की रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस तो हो गई आर, इस एटम की रेडियस भी आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट एटम है तो ये क्या हो गया 2r। बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, यहाँ से यहाँ तक हमें पता है एज लेंथ क्या हो गई, a हो गई। तो क्या करेंगे, अगर एज लेंथ अगर a है तो हमें पता है बच्चों फेस डायगोनल कितना होता है, √2a। यस और नो? अरे होता नहीं होता। और ये जो फेस डायगोनल है, फलक विकिरण है, r की टर्म में कितना होगा, r + 2r यानी 3r प्लस r यानी कितना 4r, यानी √2a = क्या 4r होगा बेटा। क्लियर? तो r = मैं क्या कर दूंगा, r = √2a/4। क्लियर? या फिर इसे मैं सोल्व करूं तो क्या करेंगे, a/2√2, ऐसा भी हमें ऑप्शन मिल सकता है। अब बच्चा कहेगा सर ये कैसे कर दिया, कोई ज़्यादा खतरनाक मैथमेटिक्स नहीं है। अपॉन में जो 4 लिखा है इसको 2 × 2 लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, ऊपर √2 है, नीचे 2 से क्या हो जाएगा, √2 बच गया, एक 2 और पहले से, तो a/2√2 बेटा। क्लियर? मैंने ब्लॉक क्यों किया है, ध्यान रखना, जो चीज़ें मैं ब्लॉक करूँ बेटा वो आपके लिए शॉर्ट नोट्स है, ध्यान रखना। या तो डायरेक्टली ऑप्शन मिलेगा या फिर क्या आपको इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल मिल जाएगा। अब इसमें न्यूमेरिकल क्या बनेगा, r और a में से दोनों में से एक की वैल्यू देगा, दूसरे की वैल्यू पूछेगा। ओके, और किसकी वैल्यू पूछेगा, लेकिन कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है। एससीसी बोले तो r = a/2, बीसीसी बोले तो r = √3a/4। क्लियर? एफसीसी बोले तो r = √2a/4। बस r और a में जिसकी वैल्यू दे रखी है इसकी वैल्यू पुट करो, जो पूछा है उसे कैलकुलेट करो। लेकिन आता कैसे, समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा। दृष्टि, हर्षिता, करीना, फैसल, सोहेल, प्रेम, शाहरुख, दूरदृष्टि, वो कुमकुम कहाँ गई आज? कुमकुम कहाँ गई? यही है तो क्लास में कैसे नहीं है वो? डन सर, क्लियर है सर। चलो बच्चों, यहाँ तक बात ठीक है।
चलो बेटा आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। तो ये अपन ने कहा आर और ए में जो रिलेशन होता है बच्चों अलग अलग यूनिट सेल के लिए, वो कैसे रिजल्ट आता है अपना और क्या आता है। क्लियर, यहाँ तक बात सही है। चलो बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं बच्चों। यूनिट सेल की प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या कहेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता। ओके, देखते हैं बच्चों क्या होती है और कैसे होती है। चलो बेटा नंबर 4 नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या कहेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, काफी क्वेश्चन इस पर आता है। तो नंबर 4 अगर मैं लिखूं तो क्या लिखेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी हिंदी में कहते हैं इसे संकुलन क्षमता। ओके, पीई इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बच्चों। क्लियर, क्या कहेंगे, सबसे पहले बच्चे को आइडिया होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है, क्या होता है। तो नॉर्मली अगर अपन बात करें बेटा, ये जो पैकिंग वर्ड होता है आपने कई बार सुना होगा, जल्दी से पैक करो, सामान पैक करो या पैकिंग करो। ओके, तो पैकिंग का मतलब ही क्या होता है कि जो भी मान लो आपके पास कोई कवर है, कोई थैला है, कोई बैग है, उसमें जो सामान आप भरते हो वो जल्दी से भर लो। मेरा कहने का मतलब क्या है, और कई बार अपन बोलते हैं क्या, ये अच्छे से पैक है, फुली पैक है। फुली पैक मतलब पूरा का पूरा भरा हुआ है, बोलते हैं ना, डेली लाइफ में कई जगह यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या, जो भी मान लो कवर है, जैसे मान लो थैला है, बैग है, कुछ भी है, उसमें कितना पार्ट, क्या कहा, कितना पार्ट उसके अंदर जो सबस्टांस अपन भरते हैं वो कवर कर रहा है। मेरा कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इस बोतल की मैं बात करूं बच्चों, फिलहाल मान लो इस बोतल में क्या, अरे हाफ फिल्ड है तो मैं क्या करूंगा, हाफ पैक्ड है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, हाफ पैक वो वाला पैक नहीं बेटा, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट पे रहना हमें। मैंने क्या कहा, हाफ पैक्ड है मतलब आधा ही पैक है, पूरा भरा हुआ क्या। अगर पूरी भरी हुई बोतल होती तो अपन क्या कहते हैं बेटा, फुली पैक है। ठीक है, पूरी की पूरी भरी हुई है। मेरा कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब अगर इस बोतल के अंदर नो डाउट वाटर मॉलिक्यूल है, पानी भरा हुआ है, तो क्या होगा, अगर इसका जो टोटल एरिया है बेटा, और एरिया बोले जैसे चाहे वॉल्यूम बोले, एरिया या वॉल्यूम का अगर मान लो टोटल जितना है बोतल का 50%, 50% अगर पानी से भरा हुआ तो अपन बोलेंगे यानी हाफ पैक्ड है, यानी आधी भरी हुई है। क्लियर, और अपन क्या, जितना एरिया या वॉल्यूम इसका है पूरा का पूरा, अगर मान लो पूरा पानी से भरा हुआ तो अपन क्या करेंगे, पूरा का पूरा पैक है, फुली पैक है बेटा। बात समझ में आ रही है। क्लियर, कि मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर सिंपल वे में कहूं तो क्या, कोई भी एरिया या वॉल्यूम है उसका कितना पार्ट है, यानी इसके अंदर जो सबस्टांस आता है उससे कवर होता है, वही होते हैं उसकी पैकिंग बोली जाती है। क्लियर, ठीक है। अब यूनिट सेल की बात करें, यूनिट सेल में कौन से सबस्टांस होंगे, सीधी सी बात है, एटम्स भरे हुए होते हैं। अरे यूनिट सेल के अंदर एटम ही तो प्रेजेंट होते हैं कि कहीं कॉर्नर पर होता है, कहीं बॉडी सेंटर पर, कहीं फेस सेंटर पर, कहीं पर एज सेंटर पर। यस और नो। अब अलग अलग यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी का डाटा क्या होता है, एससीसी के लिए क्या, बीसीसी के लिए क्या, एफसीसी के लिए क्या, ये डाटा कैसे आता है, इसकी वैल्यू आएगी 52.4, 68, 74%। लेकिन पहला अपना तरीका क्या, डाटा रखना नहीं, अपना पर्पस नहीं है बेटा, कॉन्सेप्ट समझना। ओके, तो सबसे पहली बात तो पैकिंग एफिशिएंसी की अगर मैं बात कहूं तो पैकिंग एफिशिएंसी अपन क्या कहेंगे बेटा, टोटल क्या कहेंगे, द पार्ट ऑफ, अपन क्या कह सकते हैं, द पार्ट ऑफ, शॉर्ट में कहूं तो क्या कहूंगा, द पार्ट ऑफ एरिया और the part of area or volume of unit cell, the part of area or volume of unit cell कवर्ड बाई एटम्स। मैंने क्या कहा, यानी क्या कहा बेटा, यानी जो यूनिट सेल है उसके एरिया या वॉल्यूम का कितना पार्ट है बच्चों, द पार्ट ऑफ एरिया और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कवर्ड बाई एटम्स। क्या कहा, यानी जो यूनिट सेल है उसके टोटल एरिया या वॉल्यूम का कितना पार्ट क्या एटम से, परमाणु से घेरा गया है, वही उसकी क्या होगी, संकुलन क्षमता होगी। क्लियर, एक बात जरूर ध्यान रखना बेटा, नॉर्मली टीचर एक ही फॉर्मूला बताते हैं, बच्चा वहीं पर गलती करता है। नो डाउट मैक्सिमम क्या करेगा, उसी के रेस्पेक्ट में हमें पूछेगा, लेकिन हर बार उसी के रेस्पेक्ट में पूछेगा जरूरी नहीं है बेटा। कैसे, बच्चा कहेगा सर कैसे, मैंने दो नाम यहाँ पर लिए हैं, एक है एरिया, एक है वॉल्यूम। ओके, इनका मीनिंग क्या होता है, बच्चे से मैं कई बार पूछता हूँ, जैसे रिपीटर बेस में पूछता हूँ, बेटा क्या होता है एरिया और वॉल्यूम, तो बच्चे का जवाब क्या होता है, सर एरिया होता है, वॉल्यूम होता है। शाबाश, आपका भी मैक्सिमम बच्चों का जवाब यही होगा। लेकिन सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो क्या कहेंगे बच्चों, अगर अपन बात करें कवर्ड पार्ट है, क्या कहूं बच्चों, देखो इजी वे में समझना, कवर्ड पार्ट है
कवर्ड पार्ट को दो टाइप से मैं डिफाइन कर रहा हूं, क्या कहूंगा, इन 2D, क्या कहा, इन 2D, इसे क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। मैंने क्या कहा, अगर 2D में कवर पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं बेटा, क्लियर, ठीक है। और वही अगर 3D की अगर बात करूं तो क्या कहेंगे, 3D में बात करें तो इसे क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोला जाता है। मैंने क्या कहा, 2D में कवर पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, एरिया, और अगर 3D में जो कवर पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं बेटा। मेरा कहने का मतलब है अपन 2D की बात करेंगे तो टोटल एरिया को बोल देंगे एरिया, काम खत्म। और अगर 3D में बात करेंगे, 2D 3D का मतलब समझ रहे हो ना, 2D बोले दो ही एक्सिस काम में लेनी है, ए और बी, क्लियर। 3D में बात करें तो क्या लेना, तीन एक्सिस काम में लेनी है, ए बी और सी, क्लियर, ठीक है। एरिया मैंने क्या कहा, 2D में आता तो क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ए मल्टीप्लाई बाई ए, क्योंकि हमें पता है सभी एक्सिस से सेम लेंथ की लेते हैं, क्लियर। और वॉल्यूम क्या आ जाएगा बेटा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, क्योंकि तीनों एक्सिस यूज करनी है तो क्या करेंगे बच्चों, यानी ए बी और सी तीनों आ जाएगी, तो तीनों सेम हो तो क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बाई ए, तो v इक्वल टू ए क्यूब। समझ में आ रहा है, क्लियर, ठीक है बेटा। तो मैंने क्या कहा, कवर्ड पार्ट इन 2D, कवर्ड पार्ट इन 2D में जो कवर पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, एरिया, ठीक है। और एरिया जैसे स्क्वायर का होता है ना, अरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, हम पता है ना, आर्म मल्टीप्लाई बाई आर्म, भुजा गुणा भुजा, तो ए मल्टीप्लाई बाई ए सेम होता है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्लियर। वॉल्यूम की बात करें तो क्या होता है, आर्म मल्टीप्लाई बाई आर्म, भुजा गुणा भुजा, यानी क्या करेंगे, आर्म क्यूब, यानी ए क्यूब, क्लियर, ठीक है बेटा। अब अपन बात करें तो कवर्ड पार्ट, ध्यान रखना एरिया वॉल्यूम बार बार नाम आए, इसका मीनिंग क्या होता है, आ गया समझ में, क्लियर, ठीक है बेटा। अब समझने वाली बात क्या है बच्चों, ये जरूर ध्यान रखना, क्या कहा, इन 2D, मैंने क्या कहा, इन 2D, अगर 2D की बात करें तो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, बाई एरिया, क्या कहा, बाई एरिया, यानी एरिया से कैलकुलेट करनी है। ध्यान रखना, अगर 2D की बात कर रहा है तो पैकिंग एफिशिएंसी आपको कैसे कैलकुलेट करनी है बच्चों, एरिया से कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और इस कंडीशन में जो एटम होता है, एटम को कैसे मानना है बेटा, सर्कल की फॉर्म में मानना है, वर्त के रूप में मानना है। मैंने क्या कहा, अगर 2D की बात कर रहा है तो आपको पैकिंग एफिशिएंसी किस में कैलकुलेट करनी है बच्चों, एरिया की टर्म में कैलकुलेट करनी है, क्लियर, एरिया की टर्म में कैलकुलेट करनी है। इस कंडीशन में जो एटम होता है वो क्या होता है, सर्कल माना जाता है। जैसे इसकी बात कर रहा हूं बच्चों, देखो ये जैसे रिंग है, इसके रेस्पेक्ट में बात करें, सर्कल है तो क्या करेंगे, अरे तीनों एक्सिस इसमें है क्या, नहीं, इसमें दो ही एक्सिस है, कौन सी, एक रेडियस ये होगी, एक रेडियस ये होगी बेटा, तीसरी रेडियस है क्या, नहीं, इसकी विड्थ है क्या, नेग्लिजिबल है बेटा, क्लियर। तो मैंने क्या कहा, अगर 2D की बात करा तो पैकिंग एफिशिएंसी आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, एरिया से कैलकुलेट करनी है। इस कंडीशन में जो एटम होता है उसको सर्कल मान के आपको आंसर देना है, क्लियर, ठीक है बेटा। वही अपन बात करें बेटा क्या, इन 3D की अगर अपन बात करते हैं तो ध्यान रखना, पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय वॉल्यूम की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, बात समझ में आई। और इस कंडीशन में जो एटम होता है इसे क्या करते हैं बेटा, एटम को क्या मानेंगे, स्फीयर की फॉर्म में मानते हैं, किसकी फॉर्म में, गोले के रूप में माना जाता है बेटा। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है बेटा, ध्यान रखना। 2D में क्या करना, पैकिंग एफिशिएंसी को एरिया की हेल्प से करना है, और अगर एरिया में आ जाए तो दो ही एक्सिस काम में लेनी है, दो ही एक्सिस काम मिलानी है, एटम को क्या करना, सर्कल की फॉर्म में मान के आंसर देना है, क्लियर। अगर 3D की बात करूं तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या करना है, वॉल्यूम की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। और इस कंडीशन में जो एटम होता है उसको क्या मानेंगे, स्फीयर की फॉर्म में मानेंगे, गोले के रूप में मानेंगे बेटा, आ गया समझ में, क्लियर, ठीक है। अब देखो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला अपन क्या लिख सकते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू क्या लिखेंगे, टोटल, क्या कहा बेटा, टोटल एरिया, क्या कहा, टोटल एरिया या वॉल्यूम ऑफ एटम्स, क्या कहा, टोटल एरिया या वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन क्या लिखेंगे, एरिया और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एरिया और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100, यानी परसेंटेज में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। क्या कहा बच्चों, समझ में आया, यस और नो। अरे देखो ये इसका मेन फॉर्मूला हो गया, क्या कहा, पैकिंग एफिशिएंसी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो क्या करना, टोटल एरिया या वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन एरिया या वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी इन दोनों का रेशियो, क्लियर, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100। बाकी कुछ नहीं है बेटा, मैथमेटिक्स अप्लाई किया अपने, क्या यूनिट सेल का एरिया वॉल्यूम इतना है तो एटम के थ्रू कवर
नंबर इतना है, क्लियर, ठीक है बेटा। यूनिट सेल का अगर 1 है तो एटम का क्या हो जाएगा, ये अपॉन ये, और यूनिट सेल का 100 हो तो क्या हो जाएगा, टोटल एटम का इतना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय ये, और टोटल एटम का जितना होगा यूनिट सेल के रेस्पेक्ट में वही तो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है। समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा अब कैलकुलेट करते हैं 1 बाय 1। समझना बेटा कैसे, हमें पता है पैकिंग एफिशिएंसी को अपन क्या करते हैं 2D और 3D दोनों में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 4 2D, क्या लिखूंगा 4 2D। अगर 2D की बात करें तो कैसे करना, पैकिंग एफिशिएंसी हमें पता है 2D में पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एरिया से कैलकुलेट करते हैं। एरिया से कैलकुलेट करेंगे तो एटम को क्या मानते हैं, सर्कल की फॉर्म में मानते हैं, और सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, यस और नो, अरे ध्यान है ना बेटा, पाई आर स्क्वायर। ये तो हमें पता है एक एटम होता उसका एरिया हो गया, लेकिन हमें पता है नंबर ऑफ एटम क्या हो सकते हैं, यूनिट सेल में अलग अलग हो सकते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय मैं क्या करूंगा, जेड कर दूंगा। अरे ध्यान है ना, एक एटम का एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, और नंबर ऑफ एटम अगर जेड है, एचसीसी बोला है तो जेड की जगह 1 कर देंगे, बीसीसी बोला है तो 2 कर देंगे, एफसीसी बोला है तो 4 कर देंगे, 1 to 4। ध्यान है ना बेटा, क्लियर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टोटल एरिया ऑफ एटम। पहली बात सीधी सी बात है, 2D की बात करा है तो पैकिंग एफिशिएंसी को एरिया से करना है, तो क्या करेंगे, एटम का एरिया अपॉन यूनिट सेल का एरिया। एटम का एरिया क्या हो जाएगा, एक एटम का पाई आर स्क्वायर, जेड एटम है तो मल्टीप्लाई बाई जेड, क्लियर। और यूनिट सेल का एरिया क्या हो जाएगा बेटा, ए, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे बेटा, 100% है तो 100। बात समझ में आ गई, ठीक है बेटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर अपॉन, और यूनिट सेल का एरिया हमें पता है, यूनिट सेल को स्क्वायर की फॉर्म में लेंगे यहाँ पर, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाई ए। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2D में पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करके अपने पास पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी, क्लियर, ठीक है बेटा। अब अपन बात करें 3D की अगर अपन बात करें, 3D में बच्चों देखो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करनी है, तो ये ध्यान रखना बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट वही होगा। पहली बात तो 3D में अगर अपन बात करें तो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम से। यहाँ तो कैसे आई थी, बाई एरिया, ये तो एरिया से आई, यहाँ पर कैसे आएगी बेटा, बाई वॉल्यूम। ध्यान है हमें, यस और नो, वॉल्यूम की हेल्प से करेंगे। तो कैसे करना है बेटा, एटम का वॉल्यूम अपॉन यूनिट सेल का वॉल्यूम, क्लियर। अब हमें पता है एटम का वॉल्यूम कैसे लेना है, एटम को हमें पता 3D की बात कर रहे हैं तो एटम को कैसे लेना है, स्फीयर की फॉर्म में लेना है, गोले के रूप में लेना है। एक गोले यानी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। अरे ये तो ध्यान है ना, किसी बच्चे को कहीं इनमें भी कंफ्यूजन है, अंधेरे में जीरो ऐसा तो नहीं है ना। हमें पता 10 तक की मैथमेटिक्स में काफ़ी जगह काम में लेते हैं बेटा, ओके। यानी स्फीयर का वॉल्यूम क्या, 4/3 पाई आर क्यूब, क्लियर। ये तो क्या हो गया, एक एटम का वॉल्यूम हो गया, लेकिन हमें पता है नंबर ऑफ एटम कितने भी हो सकते हैं, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, Z, क्लियर, ठीक है बेटा। अपॉन में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो उसको V से लिख दूंगा, क्लियर, ठीक है बेटा। और परसेंट है तो मल्टीप्लाई बाई 100, यस और नो, क्लियर, ठीक है बेटा। और मैं इसे क्या लिख सकता हूं, Z मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में V को मैं क्या लिख सकता हूं, A क्यूब मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि हमें पता है इस कंडीशन में अगर अपन बात करें, अगर 3D की बात कर रहा है तो यूनिट सेल को क्या मानना है, क्यूब की फॉर्म में मानना है। और क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब में 3 एक्सिस होती है, A B C, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर एरिया की बात करें तो 2 एक्सिस होती है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम की बात करें 3 एक्सिस होती है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो A मल्टीप्लाई बाई A मल्टीप्लाई बाई A, क्योंकि क्यूब में तीनों एक्सिस A B C क्या होती है, बराबर होती है, तो तीनों को A मानकर A क्यूब, क्लियर। अगर हमें पता है बच्चों 2D की बात कर रहा है तो यूनिट सेल को क्या मानना है, 2D में मानना है, यानी स्क्वायर की फॉर्म में मानना है। स्क्वायर की फॉर्म में मानना है तो 2 ही लेंथ होगी बेटा, A और B, और दोनों बराबर होगी। स्क्वायर है तो रेक्टेंगुलर थोड़ी है, अरे सीधी सी बात है, आयत थोड़ी है बेटा। तो क्या करेंगे, A मल्टीप्लाई बाई A यानी A स्क्वायर। समझ में आ गया, क्लियर। तो ये जरूर ध्यान रखना किसका मतलब क्या है। और एक चीज और ध्यान रखना, कुछ भी अगर हमें नहीं बोले क्या कहेंगे, जनरली। ध्यान रखना जनरली का मतलब क्या है बेटा, जनरली अगर कुछ भी नहीं बोले, जनरली बोले तो क्या करना, पैकिंग एफिशिएंसी कैसे करते हैं, 3D में कैलकुलेट करते हैं, यस और नो। कुछ नहीं बोले तो आपको पैकिंग एफिशिएंसी क्या करना है, 3D में कैलकुलेट करना। चिल्ला चिल्ला कर अगर आपसे बोले क्या कि मान लो 2D में हमें करना है तो 2D के रेस्पेक्ट में आंसर देना है। और कैसे देना है बेटा, ये मैंने ऊपर लिखा है। कुछ नहीं बोले तो कॉमन सेंस है तो क्या करना है, 3D मान के करना है, क्योंकि अपन पूरे चैप्टर में 3D स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। क्यूब, अरे हमें पता है कैसा होता है, 3D में होता है बेटा, क्लियर। और ये ध्यान रखना, अगर बोले 4 क्यूब
क्यूब, क्यूब की बात करें तो v क्या होगा, a क्यूब हो गया, ठीक है। या फिर अपन से बोले 4 क्यूबॉइडल, 4 क्यूबॉइडल, पहली बात तो इनका मतलब क्या होता है बेटा, क्यूब मतलब घन के लिए अगर बोले तो यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है, a क्यूब, क्लियर। क्यूबॉइडल घनाभ, घनाभ के लिए बोले तो वॉल्यूम क्या लेना है बेटा, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। बच्चा कहेगा इनका मीनिंग क्या है सर, डिफरेंस क्या है, सीधी सी बात है बेटा, दोनों है तो 3D स्ट्रक्चर, तो करना क्या है, क्यूब की बात करें तो तीनों लेंथ क्या होती है, सेम होती है बेटा। मैंने क्या कहा, तीनों एज लेंथ क्या होगी, सेम होगी, ए बी और सी, तीनों की जगह ए मानकर अप्लाई कर सकते हैं, तो ए क्यूब हो गया, क्लियर, ठीक है। मतलब वही है, 3D में क्या होगा, क्यूबॉइडल घनाभ, जैसे ऑर्थोरोम्बिक, अरे मैच बॉक्स वाला एग्जाम्पल याद है ना, तीनों लेंथ क्या होगी, अलग अलग होगी, ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है। तो वॉल्यूम का मतलब ही क्या होता है, तीनों एक्सिस का मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म, तीनों एक्सिस का मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर क्यूबॉइडल बोला है तो बस अलग अलग लेंथ आपको मिलेगी, कुछ डरने की जरूरत नहीं है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, काम खत्म। समझ में आ गया, यस और नो, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, कौन सी बात हमें ध्यान रखनी है, एक एक चीज मैंने बताई है, क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट, फटाफट बोलो बेटा। और जो पढ़ना चाहते थे एससीसी बीसीसी एफसीसी में क्या होता है, अभी तक वो तो आया ही नहीं बच्चों। पहली बात तो बच्चा गलती कहाँ करता, पर्पज यही तो है, बुक्स की तरह में लिखा देता है बेटा एससीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी 52.4 होगी, बीसीसी के लिए 68% होगी और एफसीसी के लिए 74% होगी। लेकिन होगी कैसे, पहली बात तो आपको कैसे करना है, कहाँ गलती करवाएगा, कहाँ कैसे ध्यान रखना है, एक एक चीज़ पहले मैंने आपको एक्सप्लेन की है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट, फटाफट बोलो। सर एटम तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं ना, तो एफसीसी इनमें इतने बिग कैसे है बेटा, अपने जो बनाया है जरूरी नहीं इतने इतने बड़े हो, बात समझ में आई क्या, वो तो बेटा तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए बनाया है जूम करके इतने इतने बड़े, बात समझ में आई क्या। अगर चिन्ना सा एटम बना देता तो तुम्हें दिखाई देता क्या, वैसे ही तुम्हें दिखाई नहीं देता बेटा। अगर एक्चुअल एटम वैसा होता है तो वैसा बना देता, दिखाई देता है क्या, नहीं। ये तो अपन समझ के बने, मतलब समझने के लिए बना रहे हैं, इतने इतने बड़े, खासकर तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए स्पेशली बेटा, तेरे ध्यान में रखकर मैं एटम को एटमा बना रहा हूँ, इतना बड़ा बड़ा बेटा, ठीक है। अब समझ में आ गया, दूरदृष्टि। और कोई दिक्कत, एक्चुअल में एटम होते तो छोटे ही हैं बेटा, लेकिन ये तो खाली समझने के लिए बना रहे हैं, ओके। अरे बावली बेटा, अपन बायो में पढ़ते हैं क्या, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, उनको अपन क्या कर सकते हैं, खुली आंखों से देख सकते हैं क्या, वैसे तो बंद आंखों से भी नहीं देख सकते। लेकिन अपन अमीबा को कैसे बनाते हैं, इतना बड़ा बनाते नहीं बनाते, ठीक है। पैरामीशियम वगैरह होता है तो उसको क्या बनाते हैं, इस टाइप से, ऐसे तो आम बन गया क्या, लेकिन सर जैसे चप्पल टाइप से बेटा, स्लीपर टाइप से ऐसे ही होता है। और इतना बड़ा बनाते नहीं बनाते, इतना बड़ा बनाते हैं, लेकिन इतना बड़ा होता है क्या, नहीं, ठीक है। एलिफेंट, हाथी कितना बड़ा होता है, लेकिन उसको भी अपन क्या बनाते हैं, ऑलमोस्ट इतना बड़ा बनाते हैं। जरूरी है क्या जितना बड़ा हो उतना ही बनाए। अपने पास क्या पेज या बोर्ड कितने एरिया में है, और अपन को डायग्राम समझने के लिए कितना छोटा या बड़ा बनाना है, बस उसके लिए बनाते हैं। बात समझ में आई क्या। चलो बेटा, जरूरी नहीं एनिमल या कोई भी स्ट्रक्चर है, जितनी बड़ी हो अपन उतनी ही बड़ी बनाई, या जितनी छोटी हो उतनी ही छोटी बनाए। बात समझ में आ गई, यस और नो। अब ठीक है, दूरदृष्टि। और कोई डाउट बेटा, अरे और कोई डाउट, चलो नो सर, नो सर, ठीक है बेटा। चलो अब बात करते हैं जो अपना पर्पस था, क्या एससीसी बीसीसी एफसीसी तीनों में पूछे पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी तो कैसे बतानी है। चलो बेटा 1 by 1 फॉर एससीसी। एससीसी की बात करें बच्चों तो देखो मैंने क्या कहा था, एससीसी बीसीसी एफसीसी तीनों ही क्या होते हैं, ये 3D में स्ट्रक्चर होती है। 3D में स्ट्रक्चर होती है तो हमें पता है 3D में पैकिंग एफिशिएंसी को क्या करना है, वॉल्यूम की टर्म में कैलकुलेट करना है, क्लियर। बच्चा कहेगा सर फिर एरिया वाली हमें क्यों बताई, वो ध्यान रखना, आगे हम पैकिंग पढ़ेंगे 1D 2D 3D सब कुछ, तो 2D वाली में वो कॉन्सेप्ट काम आएगा जो मैंने बताया। आ गया समझ में, कुछ नहीं बोले तो 3D में करते हैं अपन, नो डाउट, ओके। और एससीसी बीसीसी एफसीसी तीनों ही क्या होते हैं, 3D स्ट्रक्चर होती है, 3 एक्सिस होती है, ध्यान है ना। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट काम में लेना है, क्लियर। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो हमें ध्यान है, Z मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई आर क्यूब, क्लियर, अपॉन क्या होता है V और मल्टीप्लाई बाई 100, ये तो मेन फॉर्मूला होता ही है। मैं एससीसी की बात कर रहा हूँ, एससीसी के लिए Z कितना होता है 1 होता है, R कितना होता है बेटा A/2, क्लियर, और V कितना होता है
ए क्यूब, यस और नो। एक एक चीज़ अपने पढ़ी है, आर और ए का रिलेशन क्या होता है, वी क्या होता है, ए क्यूब होता ही है। इनकी अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो पैकिंग एफिशिएंसी जेड की जगह करूंगा 1 और आगे क्या 4/3 पाई, आर की जगह क्या लिखूंगा a/2 और इसका क्या करूंगा क्यूब अपॉन वी की जगह क्या लिखूंगा ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 100। बच्चा कहेगा सर v को एक ही टर्म में, r को एक ही टर्म में क्यों लिखा, ताकि a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी जो वैल्यू बच गई उनको डाटा के टर्म में अपन सोल्व कर लेंगे। क्लियर, ये क्यूब ध्यान रखना बेटा, इसके पावर में है यहाँ पर। ओके ठीक है, इसे सोल्व करना है, मैथमेटिक्स कर लेना बेटा घर पर। ये आता है 52.4%, या परसेंट अगर हटाए तो 100 से डिवाइड करें तो 0.524। क्लियर, डाटा डायरेक्टली पूछता है तो इसलिए ब्लॉक कर रहा हूं। ओके ठीक है, एक क्वेश्चन इस पर क्या बोलेगा बेटा, वैकेंट स्पेस यानी रिक्त स्थान। अगर मैं बोलूं बेटा वैकेंट स्पेस कितना होगा, रिक्त स्थान कितना होगा, तो क्या करेंगे, परसेंट मतलब टोटल कितना 100 है, तो 100 में से माइनस कर दो, 100 माइनस 52.4 तो ये कितना आ जाएगा बेटा 47.6%, या फिर क्या कह सकते हैं 0.476। ये क्या आ जाएगा, इसका वैकेंट स्पेस आ जाएगा। समझ में आ गया, यस और नो, कोई दिक्कत, ठीक है बेटा। चलो बच्चों अब बात करते हैं किसके लिए, बीसीसी के लिए। अगर मैं बोलूँ तो क्या लिखेंगे 4 BCC। ओके, बीसीसी के लिए अगर अपन बात करें तो कॉन्सेप्ट अपना वही है बच्चों, कैसे करना है, जेड हमें पता ही है, जेड तो क्या होता है। बीसीसी के लिए बात करें तो सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला अपन को पता है, जेड मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अपॉन में क्या होता है वी मल्टीप्लाई क्या करना है 100, यस और नो, ध्यान है बच्चों। अब यहाँ से अगर अपन करें, चलो अच्छा स्पेस कम पड़ेगा, क्या स्पेस कम पड़ेगा बेटा, तो थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन को एफसीसी और कैलकुलेट करना है। चलो बेटा यहाँ कर रहा हूँ कैसे, अगर मैं बात करूँ 4 बीसीसी के लिए अगर अपन बात करें तो हमें पता है मेन कॉन्सेप्ट तो क्या होगा, पैकिंग एफिशिएंसी जेड मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में क्या करना है वी मल्टीप्लाई बाई 100। एक एक कॉन्सेप्ट अपने पढ़ा है। क्लियर, बीसीसी के लिए जेड कितना होता है बेटा, जेड होता है 2, आर कितना होता है √3a/4 और v कितना होता है a क्यूब, यस और नो, अरे ध्यान है ना। चलो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, तो क्या करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी जेड की जगह कितना लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई और r कितना है बेटा, r है √3a/4, इसका क्या करना है क्यूब अपॉन में क्या करना है v की जगह क्या करूंगा a क्यूब मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर, ठीक है बेटा, बस एक एक चीज़ें जो पढ़ी है उसकी वैल्यू पुट करनी है हमें। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसे सोल्व करने पर आता है पैकिंग एफिशिएंसी 68%, या परसेंट हटाए तो डाटा क्या आ जाएगा 0.68। समझ में आ गया, अरे परसेंट लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, हटाने के लिए 100 से डिवाइड। क्लियर, ठीक है बेटा। और वही अपन बात करें वैकेंट स्पेस रिक्त स्थान, तो वैकेंट स्पेस हमें पता ही है, 100 में से माइनस कर देंगे तो ये कितना आएगा 32% या फिर 0.32। समझ में आ गया, यस और नो। जो जो ब्लॉक कर रहा हूँ बच्चों, जैसे मैंने कहा सीधे क्वेश्चन आपको इस पर मिलेंगे। ओके चलो बेटा अब बात करते हैं किसके लिए, एफसीसी के लिए। अगर मैं बात करूँ फॉर एफसीसी के लिए बात करें तो अपना कॉन्सेप्ट तो क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में v मल्टीप्लाई बाई 100। मैंने क्या कहा, कॉन्सेप्ट वही है, बस जो डाटा हमने देखे इसके लिए ये इतना उनकी वैल्यू पुट करनी है बच्चों। क्लियर, ठीक है। एफसीसी के लिए z हमें पता कितना होता है 4, r कितना होता है √2a/4 और v कितना होता है a क्यूब। क्लियर, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू z कितना 4 मल्टीप्लाई बाई क्या 4/3 पाई, r की जगह क्या लिखेंगे √2a/4, इसकी पावर कितनी 3 और अपॉन में क्या लिखेंगे v की जगह क्या लिखेंगे a क्यूब मल्टीप्लाई बाई 100। बात समझ में आ गई बेटा। और जब इनको सोल्व करते हैं तो ये आता है पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 74% या 0.74। क्लियर, ठीक है बेटा, ब्लॉक कर रहा हूँ, डाटा हमें ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, चलो और अपन बात करते हैं किसकी, वैकेंट स्पेस की। क्या कहा, अगर बात करें वैकेंट स्पेस तो क्या करेंगे 100 - 74 तो हमें पता ही बेटा कितना आ जाएगा रे
0.26% या फिर क्या कह सकते हैं 0.26। आ गया समझ में। और बच्चा रट के रखता है। ये जो क्वेश्चन है बेटा जेई में आया हुआ है, जेई 2016। ओके, बच्चे से क्या, बच्चे से पूछा एफसीसी में वैकेंट स्पेस क्या होता है। फर्स्ट टाइम वैकेंट स्पेस का क्वेश्चन पूछा, अदरवाइज उससे पहले तो सीधा पैकिंग एफिशिएंसी ही पूछता था बेटा। क्लियर, सीधी सी बात है। पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, 74% है। इसका मतलब क्या, टोटल वॉल्यूम का 74% पार्ट होता है एटम से कवर है, तो ये तो पैकिंग एफिशिएंसी होगी, और बाकी जो स्पेस बच गया वो वैकेंट है बच्चों। क्लियर, तो बच्चा रट के रखता है। एफसीसी बोले पैकिंग एफिशिएंसी 74 74 74, लेकिन करना क्या है, ये क्या बोल रहा है, वैकेंट स्पेस पूछा बेटा, तो 74 नहीं, वैकेंट स्पेस कितना 26%। आ गया समझ में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलो फटाफट, आया समझ में। चलो चलो बेटा यहाँ तक ठीक है। हर्षिता, करीना, फैसल, तुम्हारे रिप्लाई नहीं आ रहे बेटा। शाहरुख, को दिक्कत है क्या, को डाउट है तो बोलो बेटा। चलो बच्चों आगे बढ़े जिंदगी में। फैसल, शाहरुख, हर्षिता, करीना, अभी तक रिप्लाई नहीं आया बेटा तुम्हारा। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, कैसे होती है, ये 1 बाय 1 अपन ने डिस्कस किया है। चलो, तो ये पैकिंग एफिशिएंसी की बात हुई, तो ध्यान रखना बेटा, सीधा डाटा रखना नहीं है। काम तो सिर्फ इतना था कि बीसीसी के लिए इतनी होगी, एफसीसी के लिए इतनी होगी, एससीसी के लिए इतनी होगी, लेकिन ये होगी कैसे, कहाँ आपसे गलती करवा सकता है, क्योंकि सीधी आपको बुक की रीडिंग नहीं लगानी, सीधा डाटा नहीं रटना, कहाँ कैसे आपसे गलती करवाएगा, ये बच्चे को ज़रूर ध्यान होना चाहिए। क्लियर, चलो बेटा एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी और डिस्कस करते हैं बेटा। कौन सी, वैकेंट स्पेस की अगर अपन बात करें। ठीक है बेटा, बिल्कुल करीना, प्रेम, यस सर, नो सर, यस सर, नो सर। ठीक है, चलो बेटा बात करते हैं आगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दिखते हैं बेटा, वैकेंट स्पेस ऑफ एज। मैंने क्या कहा, वैकेंट स्पेस ऑफ एज यानी किनारे का रिक्त अंश। क्या कहा बेटा, वैकेंट स्पेस ऑफ एज मतलब क्या होता है, किनारे का रिक्त अंश। ओके, बच्चा कहेगा सर ये क्या होता है, तो बेटा आपको याद है मैंने एक बात कही थी, क्या, एससीसी जो होता है उसमें तो क्लोज पैकिंग क्या होती है, एज पर होती है, याद है ना, क्लोज पैकिंग एज पर होती है। इसका मतलब क्या होगा, एज पर कोई भी पार्ट फ्री नहीं होगा, वैकेंट नहीं होगा, खाली नहीं होगा। इसका मतलब क्या, यानी एज पर एटम एक दूसरे के टच में होते हैं, उनके बीच में फ्री स्पेस नहीं होता। क्लियर, लेकिन बीसीसी और एफसीसी के लिए अगर अपन बात करें तो क्या होगा, उनमें अगर आपसे बोला जाए क्या कि वैकेंट स्पेस ऑफ एज कितना होगा, तो वो 0 आ सकता है क्या, नहीं बेटा 0 तो नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि मैंने ये बोला उनमें क्लोज पैकिंग एज पर होती है क्या, नहीं। बीसीसी में कहाँ होती है, बॉडी डायगोनल पर, एफसीसी में कहाँ होती है, फेस डायगोनल पर। इसका मतलब एज पर क्लोज पैकिंग नहीं होती, एज पर क्लोज पैकिंग नहीं होती। इसका मतलब एक बात तो श्योर है, एज के जो कॉर्नर के एटम हैं उन पर क्या होगा, अरे बीच में फ्री स्पेस तो होगा ही होगा। क्यों होगा, मैंने आपको तरीका बताया भी था, फिर से रिपीट करूंगा इस चीज को बेटा। ओके, तो सबसे पहले देखो फ्री वैकेंट स्पेस ऑफ एज, ये कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है और कैसे हमें करना है। ओके, समझना बेटा इस बात को। तो सबसे पहले वैकेंट स्पेस ऑफ एज, इसका फॉर्मूला अपन को क्या काम में लेना है, वैकेंट स्पेस ऑफ एज, वैकेंट स्पेस ऑफ एज, इसका जो फॉर्मूला काम में लेंगे वो होता है बेटा d बाई ए। मैंने क्या कहा, d बाई ए। ओके, d बाई ए, और इसको कैलकुलेट करना है, d क्या होता है, a माइनस 2r अपॉन ए। ये तो मेन फॉर्मूला है, मैंने क्या लिखा, d बाई ए और a माइनस 2r बाई ए। बच्चा कहेगा सर ये है क्या, तो बच्चों यहाँ पर ये जो d होता है बेटा, d होता है डिस्टेंस, क्या कहा, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर एटम्स। क्या कहा, डिस्टेंस बिटवीन
कॉर्नर एटम्स, यानी कॉर्नर वाले जो एटम हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, डी होती है बच्चों। ओके, बच्चा कहेगा सर ये कैसे करेंगे, तो सीधी सी बात है, डी बाई ए मैंने क्या किया, डिस्टेंस क्या होती है, वैकेंट स्पेस ऑफ एज या डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर एटम्स। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो एक सिंपल सी बात है बेटा, सपोज करो जैसे इस मार्कर की बात करें, आपसे बोले इस मार्कर में एटम है, मान लो इस कॉर्नर पर एटम है, मान लो इस, जैसे मान लो डस्टर की बात कर रहा हूँ, मार्कर छोड़ो से डस्टर से समझ लो, इसके कॉर्नर पर एटम है, इसके कॉर्नर पर एटम है, क्लियर। ठीक है, आपसे बोले ये जो कॉर्नर वाला एटम है इसकी रेडियस है मान लो 10 सेंटीमीटर है, मैंने क्या कहा, पूरा जो डस्टर है बेटा इसकी जो एज लेंथ है ये मान लो 100 सेंटीमीटर है, कितनी है, 100 है बच्चों, क्लियर। इस कॉर्नर पर जो एटम है मान लो उसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ये अगर यहाँ तक है तो ये 10 हो गया। इस कॉर्नर पर एटम होगा उसकी रेडियस भी 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर ये रेडियस, 10 सेंटीमीटर ये रेडियस कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। तो 100 में से 20 चला जाए तो बीच में फ्री कितना बच गया, 80 सेंटीमीटर। मैंने क्या कहा, बीच में कितना बच गया, 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब डी क्या है यहाँ पर, जैसे मैंने 80 सेंटीमीटर कैलकुलेट किया वैसे ही बेटा, कैसे, पूरा जो एज है, पूरा जो एज है हमें पता है बेटा, इस कॉर्नर पर एटम होगा उस कॉर्नर पर एटम होगा, क्लियर। तो इसकी रेडियस, पूरा जो एज है कंप्लीट है, उसकी लेंथ तो कितनी होती है, ए होती है, ध्यान है ना, अरे पूरा जो एज होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, ए। इस कॉर्नर पर जो एटम है उसकी रेडियस आर, इस कॉर्नर पर एटम है उसकी रेडियस आर, तो आर प्लस आर कितना हो गया, 2r। तो ए में से मैं 2r माइनस कर दूंगा तो मेरे पास डी की वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, आएगी बेटा। बात समझ में आ गई, क्लियर। चलो बेटा देखो, अब बात करते हैं अलग अलग यूनिट सेल के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं बोलूं बेटा किसके लिए, अगर अपन बात करें किसके लिए, एससीसी के लिए, तो देखो एससीसी के लिए क्या होता है, फॉर एससीसी। सबसे पहले किसके लिए बात करेंगे, फॉर एससीसी। एससीसी के लिए बात करें तो हमें पता है एससीसी में यूनिट सेल होती है क्या बेटा, यूनिट सेल इस टाइप की होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये 4 एटम्स होते हैं, इस टाइप से होती है। बच्चा कहेगा सर ये कैसे होने लग गई, तो बच्चों देखो मैंने आपको क्या किया है, मैंने सामने वाला व्यू रखा है बेटा, यानी फ्रंट व्यू रखा है बेटा मैंने। कैसे, जैसे मान लो एससीसी हमें पता है जैसे इस क्यूब की फॉर्म में होती है, लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट इसे ऐसे रख दूं तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ ये सामने वाला फेस दिखेगा बेटा। ओके, सामने वाले फेस में क्या होगा, ये कॉर्नर एटम, ये कॉर्नर एटम, ये कॉर्नर एटम, ये कॉर्नर एटम, यानी 4 कॉर्नर एटम मैंने बनाए हैं, क्लियर। अब एससीसी में हमें पता है, मैंने कहा भी था क्या, नीचे वाले 4 कॉर्नर एटम, ऊपर वाले 4 कॉर्नर एटम एक दूसरे के टच में होते नहीं होते, होते हैं। कॉर्नर एटम टच में होंगे तो ये बताओ एज, ये जो एज है बेटा यूनिट सेल का एज है, ये बताओ इसमें कोई फ्री स्पेस होगा क्या, फ्री स्पेस नहीं होता बच्चों, क्लियर। ठीक है, तो प्रैक्टिकली अपन समझ सकते हैं और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके अपन को कैसे आंसर बताना है वो भी अपन देख सकते हैं बेटा। कैसे, ये जैसे यूनिट सेल होगी तो अपन क्या लिखेंगे, वैकेंट स्पेस ऑफ एज अगर अपन कैलकुलेट करें तो मैं क्या लिखूंगा, वैकेंट स्पेस ऑफ एज, क्या लिखा, वैकेंट स्पेस ऑफ एज, इसकी अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो बेटा क्या लिखा, डी बाई ए, डी बाई ए मतलब क्या लिखूंगा, ए माइनस 2r बाई ए, क्लियर। ठीक है बेटा, देखो a माइनस, हमें पता है एससीसी के लिए बात करें बेटा तो देखो r कितना होता है, अरे a बाई 2 होता है, नहीं होता, एक एक रिजल्ट हमने कैलकुलेट करके देखा हुआ बेटा, ध्यान है ना। तो क्या करेंगे, a माइनस 2 और r की जगह मैं क्या लिखूंगा, a बाई 2 लिख सकता हूं अपॉन में a, यस और नो, क्लियर। 2 से अगर 2 को उड़ा दूं बेटा, a माइनस a कितना हो गया, तो फाइनली अपने पास क्या बच गया, a माइनस ए बाई ए माइनस ए कितना हो गया बेटा, अरे सीधी सी बात है, a में से a चला गया, 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, तो क्या हो गया 0, तो क्या हो गया फाइनली 0%। मैंने क्या कहा, एससीसी में वैकेंट स्पेस ऑफ एज कितना आता है बेटा, 0% आता है। लेकिन आता कैसे, ऐसे आता है। प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हो कि एससीसी में एटम इस टाइप से कॉन्टेक्ट में होते हैं, तो कॉर्नर एटम के बीच में कोई भी फ्री स्पेस नहीं होता, यानी एज का कोई भी पार्ट वैकेंट नहीं होता, तो 0% आता है, क्लियर। ये तो किसके लिए हो गया, एससीसी के लिए हो गया बेटा, क्लियर। चलो बेटा अब बात करते हैं किसके लिए, बीसीसी और एफसीसी के लिए देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। फॉर बीसीसी के लिए देखते हैं बेटा रिजल्ट कैसे आता है। तो सबसे पहले बच्चों देखो बीसीसी में एक्चुअल में एटम कैसे होता है, ये मान लो एटम है, ये जैसे मान लो ये कॉर्नर एटम मैं बना रहा हूँ, ये कॉर्नर एटम है, ये कॉर्नर एटम है,
ये कॉर्नर एटम है, ये कॉर्नर एटम है। फिर से किसी बच्चे को डाउट है क्या कि सर एटम इतने बड़े कैसे होंगे? ये तो जानबूझ के बनाए गए हैं, ओके। और ये मान लो क्या होता है बेटा, बॉडी के सेंटर वाला एटम है, ऐसे बच्चों, क्लियर? ठीक है बेटा, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ये आर हो गया, ये आर हो गया, और ये जो बीच की डिस्टेंस है यही तो क्या होती है, डी होती है बेटा। बात समझ में आई क्या? और ये कितना परसेंट होगा, तो इसे कैलकुलेट करिए। तो सबसे पहली बात तो बच्चों देखो, बीसीसी के लिए अगर अपन बात करते हैं तो हमें पता है बीसीसी के लिए आर और ए का रिलेशन क्या होता है, तो हमें पता आर कितना होता है, √3a/4, यस और नो? अरे होता है नहीं होता? होता है बेटा। तो अपन क्या करेंगे, वेकेंट स्पेस ऑफ एज, क्या कहा, वेकेंट स्पेस ऑफ एज, एज का वेकेंट स्पेस क्या होगा, d/a, d/a मतलब क्या, a-2r/a, क्लियर? तो a-2 r की जगह मैं क्या लिखूंगा, √3a/4 अपॉन में क्या हो गया, a। बात समझ में आ रही है बेटा कैसे क्या, क्लियर? और इसे जब सोल्व करते हैं तो ये आता है बेटा 0.134, या कितना आता है 13.4% बेटा। बात समझ में आ गई, यस और नो? ये किसके लिए आता है, बीसीसी के लिए आता है। लेकिन आता कैसे, डाटा रटना है या सीधा रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन क्या आता कैसे, ये थोड़ा सा आइडिया रखना, कैसे करना है, क्या करना, समझ में आ गया, क्लियर? पहली बात तो मैंने बीसीसी वाली स्ट्रक्चर बनाई कैसे बेटा, इस बात को फिर समझो। कल मैंने बनाया भी था, बच्चा कहेगा सर ऐसे कैसे होता है, तो मैंने क्या कहा था बेटा, एक्चुअल में जैसे मैं एससीसी की बात करूं तो एससीसी में तो क्या होता है, जैसे ये बॉक्स है, कल मैंने बॉल वाला एग्जांपल बताया था, गेंद वाला एग्जांपल बताया था, याद है ना? कि जैसे मान लो अगर अपना 8 बॉल ले ले, 8 बॉल ले ले, तो क्या करेंगे, 4 बॉल को अपन क्या करें, ऐसे कॉन्टैक्ट में रख दे आपस में, फिर 4 बॉल को कॉन्टैक्ट में रख के उनके ऊपर रख दे, तो हमें पता है सभी बॉल अगर सेम साइज की है तो आपस में कॉन्टैक्ट में रह सकती नहीं रह सकती, रह सकती है बेटा, ओके। यही बात अपन ने यहाँ कही है। अगर एससीसी में होता तो क्या होता, ये जैसे मान लो 1 2 3 4 4 एटम ये है, 1 2 3 4 4 एटम ये है, तो इनको एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट रख सकते हैं, नहीं रख सकते, रख सकते हैं। तो सभी बॉल एक दूसरे के कांटेक्ट में होगी या नहीं होगी, होगी बेटा। ये तो किस में होगा, एससीसी में होगा, क्लियर? अब अपन को अगर बीसीसी बनानी है, बीसीसी बनानी है तो बीसीसी में क्या होता है बेटा, हमें पता है बॉडी के सेंटर पर भी सेम साइज का एटम होगा, यस और नो? तो प्रैक्टिकली सोचो बेटा, पहले एससीसी था 1 2 3 4 4 कॉर्नर, 1 2 3 4 4 कॉर्नर, 8 कॉर्नर, क्या सेम एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, बीच में फ्री स्पेस था, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एससीसी में हमें पता है बॉडी के सेंटर पर एटम होता है क्या, नहीं होता बेटा, क्लियर? मुझे बीसीसी बनानी है, बीसीसी बनानी है तो अंदर का जो सेंटर पार्ट होगा उस पर सेम साइज का एटम होगा नहीं होगा, होगा। तो जैसे मैं अंदर के सेंटर पार्ट पर क्या करूंगा, सेम साइज का एटम रखूंगा, तो कॉर्नर वाले एटम के बीच में गैप आएगा या नहीं आएगा, आएगा बेटा। कैसे, प्रैक्टिकली समझ सकते हो। जैसे मैंने क्या कहा था, 4 बॉल है, सपोज करो ये फिंगर टिप है, बच्चों दिखाई दे रहा है ना, हर फिंगर टिप एक एटम है, क्लियर? ये 4 एटम है, 4 बॉल है, मान लो ऐसे रखी है, फिर मान लो दूसरी 4 बॉल है ऐसी कैसी, इनके ऊपर रख दिया, ये तो क्या बन गया, एससीसी। अगर एससीसी है तो सभी बॉल एक दूसरे के कांटेक्ट में रह सकती नहीं रह सकती, रह सकती है बेटा। बीसीसी बनानी है तो देख सकते हो बीच में जो फ्री स्पेस है, बीच में फ्री स्पेस दिखाई दे रहा है बेटा, क्या करूंगा, इस पर क्या करूंगा, बीच के फ्री स्पेस में सेम साइज का एटम रखूंगा, और जैसे ही बीच के फ्री स्पेस में सेम साइज का एटम रखूंगा तो कॉर्नर वाले एटम के बीच में गैप आएगा या नहीं आएगा, आएगा बेटा। यही कंडीशन है बच्चों, समझ में आ गया, यस और नो? इस वजह से क्या होगा, ये बॉडी सेंटर वाला एटम है, ये कॉर्नर वाले एटम है, बॉडी के सेंटर पर सेम साइज का एटम होने की वजह से कॉर्नर एटम के बीच में गैप आ जाता है, तो एज पर क्या होता है, बीच में फ्री स्पेस होता है, एटम एक दूसरे के टच में नहीं होते, और वो कितना परसेंट होगा, वो होता है बेटा इतना परसेंट होगा, ओके, ठीक है बेटा, प्रैक्टिकली इतना आता है। और मजे की बात क्या है बेटा, जेई 2019, ठीक है, कैसे बेटा, जेई 2019 में देखो एक मजेदार क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन जेई का था, घुमा फिरा के बेटा देखो एक पेज का सॉल्यूशन करके दे रखा था, लेकिन बड़ा ही बच्चों वाला काम था, थोड़ा सा दिमाग काम में लो तो। क्या क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था, बीसीसी में मान लो एज के सेंटर पर कोई एटम रखना हो तो उस एटम की मैक्सिमम रेडियस क्या हो सकती है। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन क्या था कि बीसीसी यूनिट सेल है, उसमें अगर एज के सेंटर पर हमें कोई एटम रखना है तो उस एटम की मैक्सिमम रेडियस क्या हो सकती है। तो बच्चा एक पेज का सॉल्यूशन करे, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, कुछ भी नहीं करना। आंसर क्या था, सीधी सी बात है, अरे वेकेंट जो अपने पास एज है, देखो बेटा वेकेंट स्पेस कितना आ रहा है एज का, इतना आ रहा 0.134, ठीक है। अब हमें पता ये तो पूरा डायमीटर हो जाएगा, और यहाँ कोई एटम होगा तो इस टाइप से यहीं पर तो आएगा,
क्लियर, उस एटम की रेडियस क्या होगी, जो डी आ रहा है उसका हाफ कर दो। बात समझ में आई? तो हमें पता बेटा देखो ये जो डिस्टेंस कितनी आ रही है, बीच की जो आ रही है 0.134 आ रही है, एटम की रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी हाफ कर दो बेटा, तो इसका हाफ कर दो कितना आ जाएगा 0.67, काम खत्म, वही आंसर दे रखा था 0.67। तो एक पेज का सॉल्यूशन करके देखने की जरूरत नहीं है। जो एज है उसका फ्री स्पेस कितना है, यानी 0.134 आ रहा है, उसका हाफ कर दूंगा, वही तो एटम की रेडियस आएगी बेटा। समझ में आ गया? तो मैक्सिमम उस रेडियस का एटम आप एज के सेंटर पर रख सकते हो, क्लियर, क्योंकि उससे ज्यादा फ्री स्पेस होता ही नहीं है। बात समझ में आ गई? चलो बेटा नोट करो फटाफट, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट। चलो बेटा कोई दिक्कत, क्लियर है सर? हर्षिता, प्रेम, सर एससीसी में इंटरस्टिशियल वॉइड प्रेजेंट होगी क्या? बिल्कुल बेटा वॉइड प्रेजेंट होती है, आगे पढ़ेंगे। सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर होती है बेटा, इसी टाइप से तो होती है। एटम ओनली एंड ओनली कॉर्नर पर होगा, बीच में फ्री स्पेस है, बीच में जो फ्री स्पेस है उसी को तो अपन कहते हैं बेटा वॉइड, ओके, इंटरस्टिशियल स्पेस यानी वॉइड, अपन डिटेल से पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है बेटा, देखो जैसे फिंगर टिप वाला मैंने एग्जाम्पल लिया, एससीसी में एटम होता ही क्या है, नीचे वाली लेयर के 4 एटम है, ऊपर वाली लेयर के 4 एटम है, एक दूसरे के ऊपर रखे हो तो प्रैक्टिकली देख सकते हो बीच में फ्री स्पेस आता नहीं आता, यही तो वॉइड है, रिक्त स्थान है, क्लियर, बिल्कुल एससीसी में भी होता है, ठीक है बेटा। चलो अपन इसके बाद पैकिंग के बाद वॉइड डिटेल से पढ़ेंगे कैसे करना है, क्या करना, यहाँ तक बात ठीक है। चलो बेटा अब अपन बात करते हैं, ये तो अपन ने कहा जो वैकेंट स्पेस ऑफ एज होता है एससीसी के लिए कितना, बीसीसी के लिए कितना होता है, ओके। अब अपन बात करें बेटा किसके लिए, एफसीसी के लिए अगर मैं बात करूं, देखो बेटा अलग से डाटा रखने की, वैसे देखो बेटा डायरेक्ट डाटा याद रखोगे तो कैसे आता है, थोड़ा सा आइडिया जरूर रखना, इसी में मैं बता रहा हूं कैसे, वापस लैंग्वेज लिख के टाइम पास करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये सब तो आपने लिख ही रखा है कैसे होता है क्या होता है। देखो एफसीसी के लिए अगर अपन बात करें तो एफसीसी के लिए, अब मैंने ये डायग्राम एफसीसी के लिए मैं यूज कर रहा हूं टाइम बचाने के लिए, बच्चा कहेगा सर ये क्या है, ये बच्चों एक्चुअल में ये है, समझना इस बात को। अब मैं इसे एफसीसी एटम यानी फेस सेंटर एटम मान रहा हूं, कैसे एफसीसी में अगर मैं बात करूं बेटा, कैसे एफसीसी में एटम कहां होते हैं, कॉर्नर पर तो होते ही होते हैं, कॉर्नर के अलावा फेस के सेंटर पर होते हैं, क्लियर। अब समझना, कल जैसे हमने एग्जाम्पल समझा था बेटा, कैसे कि जैसे मान लो ये सामने वाला फेस है, अभी मैं एफसीसी नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, ये सामने वाला फेस है, इसके कॉर्नर पर एटम है, तो क्या होगा, ये चारों कॉर्नर एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे नहीं होंगे, होंगे, जैसे एससीसी में होता है, ध्यान है ना। अब मुझे इसको एफसीसी बनाना है तो क्या डिफरेंस होता है, हमें पता है एफसीसी में साथ साथ क्या होता है बच्चों, फेस के सेंटर पर भी एटम होता है, क्लियर। तो जैसे एससीसी टाइप से, एससीसी में हमें पता है बेटा इस टाइप से क्या होता है, अरे कॉर्नर पर एटम होते हैं, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होते हैं, ये तो एससीसी वाली कंडीशन है। अगर मुझे एफसीसी बनाना है तो एफसीसी बनाना है तो एफसीसी में क्या होगा, ये जो फेस का सेंटर है इस पर भी एटम होगा या नहीं होगा, होगा। तो क्या करूंगा, इस फ्री स्पेस में सेम साइज का अगर मैं एटम रखूं तो ये बताओ वो एडजस्ट हो सकता है क्या, नहीं। अगर बीच के फ्री स्पेस में अगर सेम साइज का एटम रखूंगा तो कॉर्नर वाले एटम के बीच में गैप आएगा नहीं आएगा, आएगा बच्चों, क्लियर। ठीक है, बॉल वाला एग्जांपल प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, 4 बॉल अगर कांटेक्ट में है कोई दिक्कत नहीं है, इनके बीच के सेंटर पर क्या करूं, सेम साइज की बॉल रखूंगा, तो ये बताओ जो कॉर्नर वाली बॉल है उनके बीच में गैप आएगा नहीं आएगा, आएगा बच्चों, यही कंडीशन है एफसीसी की, समझ में आ रहा है, क्लियर। तो ये बच्चों डायग्राम अब मैं किसके लिए यूज कर रहा हूं, एफसीसी के लिए यूज कर रहा हूं, क्लियर। ठीक है, एफसीसी के लिए आर और ए का रिलेशन क्या होता है, आर इक्वल टू √2a/4, ध्यान है ना। ठीक है बेटा, इसमें अगर अपन वैल्यू पुट करते हैं तो a
-2, आर की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, आर की जगह अपन लिख सकते हैं √2a/4, अपॉन में क्या हो गया a, क्लियर। और इसे जब सोल्व किया जाता है तो ये आता है 0.293 या फिर आता है 29.3% बेटा, ठीक है। ये डाटा ध्यान रखना कैसे आता है, क्या आता है, एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछा हुआ है, समझ में आ गया, क्लियर। तो फ्री स्पेस ऑफ एज या वैकेंट स्पेस ऑफ एज, किनारे का रिक्त अंश, इसका मीनिंग क्या होता है और किस यूनिट सेल में इसकी वैल्यू कितनी आती है। एससीसी में 0%, बीसीसी में 13.4% और एफसीसी में 29.3%। कैसे आता है, क्या आता है, समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा फटाफट स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत है तो बता सकते हो फटाफट। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट। अच्छा दूरदृष्टि क्या है, तो वैकेंट स्पेस 0 कैसे हो सकता है बेटा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, तुम क्या समझ रही है, तूने जो बोला है ऐसे। अब अच्छे से सुनना, इस बात को अच्छे से फोकस करना, ठीक है बेटा। जो पहले टीचर बताता है उस पर फोकस करो बेटा, फिर अपना दिमाग लगाना, सुनना अच्छे से बेटा। मैं क्या कर रहा हूँ, एससीसी में बेटा वैकेंट स्पेस ऑफ एज की बात कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है, सुन लेना अच्छे से दोबारा। मैंने क्या कहा, एससीसी की बात कर रहा हूँ बेटा। एससीसी में क्या होता है, इस टाइप से मान लो एटम है, अच्छे से सुनना, इस टाइप से एटम है, ये मैंने एक सामने वाला फेस बनाया है, बात समझ में आई क्या, ये सामने वाला फेस बनाया है। ये सामने वाला फेस कौन सा बेटा, ये वाला सामने वाला फेस आप देख सकते हो इस टाइप से, बात समझ में आई क्या, ठीक है। ये सामने वाला फेस है, एससीसी है तो हमें पता है 8 एटम होता है, तो ये सामने वाला फेस है, इसके पीछे ये वाला फेस है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ये जो 4 एटम है, ये 4 एटम है बच्चों, क्या होगा, इनके सामने क्या होंगे, 4 एटम और होंगे, या फिर पीछे 4 एटम होंगे, ऐसे मान सकते हो। बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ, 4 एटम है, इनके आगे या पीछे 4 एटम और होंगे, आगे भी मान सकते हो और पीछे भी मान सकते हो, क्लियर। क्योंकि हमें पता है 8 एटम से मिलकर एससीसी बनेगी, क्लियर। अब तू जो बोल रही है फ्री स्पेस है, वो यहाँ होगा, सेंटर में होगा, ना कि एज पर होगा, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। अपन क्या पढ़ रहे हैं, वैकेंट स्पेस ऑफ एज, एज का फ्री स्पेस। तू जो बोल रही है फ्री स्पेस होगा, रिक्त स्थान होगा, वो सेंटर में आएगा, वॉइड बनेगी, वो कहां बनेगी, एटम के बीच में बनेगी, सेंटर पार्ट में बनेगी, ना कि एज पर बनेगी। क्योंकि एज पर तो क्या होता है, एससीसी में एटम एक दूसरे के टच में होते हैं, ये एटम, ये दोनों आपस में टच में होंगे, ये दोनों टच में होंगे, ये दोनों टच में होंगे, ये दोनों टच में होंगे, तो एज के ऊपर फ्री स्पेस नहीं होता। तो फ्री स्पेस कितना आता है, 0 आता है। फ्री स्पेस कहां होगा, बीच के पार्ट में होगा। और बोला भी था एससीसी में क्लोज पैकिंग कहां होती है, एज पर होती है। क्यों होती है, क्योंकि एज पर क्या होते हैं, एटम एक दूसरे के डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं, इस वजह से फ्री स्पेस 0 होगा। कोई फ्री स्पेस होता ही नहीं, यानी ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता जहां एटम के बीच में गैप हो, एटम एक दूसरे के टच में होंगे। अब समझ में आ गया कैसे कहा, यस और नो। अब कोई डाउट है तो बोल फटाफट, फटाफट बोल बेटा, फटाफट। दूरदृष्टि अभी भी कोई डाउट है तो बोल सकती है, फिर आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। बात समझ में आ गई बेटा, अच्छे से समझ ले, जब तक बुझान रहा हूं फिर बताना। चलो बेटा टाइम खत्म हो गया तेरा, अब रिप्लाई कर। चलो बेटा अब ठीक है। चलो तो ये अपने बात की यूनिट सेल अपने पढ़ी है, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एक एक प्रॉपर्टी मैंने डिटेल से डिस्कस की बेटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यस और नो, क्लियर। चलो बेटा तो ये जो एससीसी, बीसीसी, एफसीसी यूनिट सेल अपने पढ़ी है, इसकी कई सारी प्रॉपर्टी मैंने बताई है बेटा। क्या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कैसे होगा, या फिर क्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे डिसाइड करना है, RA का रिलेशन कैसे बताना है, पैकिंग एफिशिएंसी कैसे बतानी है, वैकेंट स्पेस ऑफ एज कैसे बताना है, हर चीज़ को मैंने ब्लॉक भी किया है, सीधा
ऑप्शन मिलता है, इसके लिए ये कितना, उसके लिए कितना, उसके लिए ये कितना। क्लियर? लेकिन रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने एक एक चीज कॉन्सेप्ट पहले आपको बताया कैसे करना है, क्या करना। आ गया समझ में? क्लियर? चलो बेटा एक स्पेशल टाइप की यूनिट सेल और पढ़ते हैं बच्चों, HCP। क्या कहा? HCP एक स्पेशल टाइप की यूनिट सेल है बच्चों। ओके, यानी HCP इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हेक्सागोनल। क्या कहा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या कहा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। पहली बात तो बच्चा कहेगा सर स्पेशल टाइप की कैसे है, तो हिंदी में इसे बोलते हैं षटकोणीय सघन संकुलन। षटकोणीय सघन संकुलन नाम से पता चल रहा हेक्सागोनल। बच्चा कहेगा सर पहले से ये डिफरेंट कैसे है? पहले से डिफरेंट इसलिए है, अभी तक जो हमने यूनिट सेल पढ़ी है बेटा वो तो कैसी थी? घन की, क्यूब की शेप में थी बेटा। यस और नो? वो क्यूब की शेप में थी, लेकिन ये कैसी होती है? हेक्सागोनल होती है। आपको याद है बच्चों फर्स्ट लेक्चर में अपन टेबल बना रहे थे, तो अपन क्या जैसे क्रिस्टल लैटिस पढ़ रहे थे, उसमें नाम आया था क्यूबिकल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल। याद है ना? मैंने कहा था डिटेल से पढ़ेंगे, वही है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कैसे होता है, क्या होता है? क्लियर? तो एक बात तो ध्यान रखना, ये पहले जो अभी जो यूनिट सेल्स अपन ने पढ़ी है उनसे डिफरेंट कैसे है? उनसे डिफरेंट ऐसे है, वो क्यूब की फॉर्म में थी, घन के आकार में थी, ये हेक्सागोनल है, षटकोणीय है बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? चलो बेटा तो एक बात तो श्योर है, तो HCP जो होता है इसमें क्या होता है? हेक्सागोनल लेयर होती है बेटा, यानी षटकोणीय परतें होती है। षटकोणीय कैसे? जैसे साइक्लोहेक्सेन आप समझ सकते हो। ओके, यानी साइक्लोहेक्सेन टाइप से देख सकते हो। तो कैसे होता है? हेक्सागोनल होता है बेटा, और ऐसी कई सारी लेयर्स होगी। ओके, इसमें एटम कैसे होता है? जैसे मेरे हाथ है बेटा, ये पाम है, इसे हथेली को आप देख सकते हो, एक हेक्सागोनल लेयर है। ओके, इसके ऊपर दूसरी लेयर है। मैंने क्या कहा? ये दूसरा हाथ हेक्सागोनल की दूसरी लेयर है, ये पहली लेयर है। तो क्या होगा? इस टाइप से मान लो, फिर इसके ऊपर एक और लेयर, 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 इस टाइप से कई सारी लेयर्स होती है। बात समझ में आ गई? क्लियर? चलो बेटा वन बाय वन डिस्कस करते हैं कैसे करना है, क्या करना। तो सबसे पहले क्या करें, अगर इसमें एटम्स की मैं बात करूं तो एटम्स कैसे होते हैं बेटा? एटम कहां कहां होंगे? एटम्स आर प्रेजेंट। सबसे पहले मैं क्या कह सकता हूं? एटम्स आर प्रेजेंट एट, इसमें एटम कहां होते हैं? एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, कॉर्नर पर होंगे, कोमा बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर, फेस सेंटर्स ऑफ हेक्सागोनल लैटिस। ठीक है, क्या कहा? फेस सेंटर ऑफ हेक्सागोनल लैटिस। मैंने क्या कहा बेटा? इसमें परमाणु कहाँ कहाँ होते हैं, यानी कहाँ पर होंगे बेटा? कॉर्नर्स पर होंगे। कहाँ पर होंगे? बॉडी सेंटर पर होंगे। और कहाँ होंगे बेटा? हेक्सागोनल लैटिस के फेस सेंटर पर होंगे। हेक्सागोनल लैटिस मैंने क्यों लिखा है कि यहाँ जो यूनिट सेल होती है क्यूब की फॉर्म में नहीं होगी, कैसे होगी? हेक्सागोनल फॉर्म में होगी। और एटम कहाँ कहाँ होंगे? कॉर्नर पर होंगे, बॉडी सेंटर पर होंगे और फेस सेंटर पर होंगे। क्लियर? चलो बेटा इसका डायग्राम बनाता हूँ और अच्छे से इस बात को समझते हैं कैसे करना है, क्या करना। अच्छे से समझते जाना बेटा, इसका डायग्राम मैं कैसे बना रहा हूँ, वरना कंफ्यूजन होगा। ध्यान रखना, सर ये कैसे हुआ, सर ये ऐसे हुआ। अच्छे से समझते जाओगे तो इजी रहेगा। चलो बेटा समझते जाना। बच्चा कहेगा सर ये क्या सीन है? बिल्कुल बेटा सीन समझाता हूँ बहुत ही इजी वे में, समझते जाना बस तुम। देखो क्या सीन है, बात करते हैं। आप भी चाहो तो ऐसे कर सकते हो, पेज पर बनाकर ऐसे मिटा सकते हो, डेकोर कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो बेटा। ठीक है, पहली बात तो बच्चा कहेगा सर ये है क्या। बच्चों देखो वन बाय वन बात करेंगे, टेंशन मत लो, इसे एक्सप्लेन करूंगा डिटेल से कैसे करना है। ये जो ए बोल रहा हूँ, ये मैं बी बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ मैं सी। ओके ठीक है बेटा, देखो इसको मैंने सी बोला, तीनों एज लेंथ है, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, और क्या कर रहा हूँ, एटम की अगर मैं बात करूँ तो एटम यहाँ पर कॉर्नर पर मैं बना रहा हूँ, यानी ये तो कॉर्नर हो गए हेक्सागोनल के। एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन मत लो बेटा। और ये जो हेक्सागोनल है बेटा, इसके कॉर्नर पर एटम बना रहा हूँ, ये सब एटम्स है। ओके
ठीक है बेटा, यानी मैंने क्या कहा था, एटम कहाँ कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पर होते हैं, तो मैंने कॉर्नर पर बना दिए, क्लियर। और मैंने क्या कहा, बॉडी सेंटर पर, तो बच्चों क्या होता है, ये जो दोनों का जो सेंटर पार्ट होता है वो क्या, इस पर क्या होते हैं, 3 एटम प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में, क्लियर। और कहाँ का, फेस सेंटर पर, तो बच्चों फेस सेंटर पर यानी ये जो हेक्सागोनल है इसके फेस के सेंटर पर और इस हेक्सागोनल के फेस सेंटर पर भी एटम होता है। बात समझ में आई क्या, ठीक है बेटा। अगर मैं बात करूं एंगल की, तो क्या होता है, ये वाला जो एंगल होता है ये होता है बेटा अल्फा, ओके। ये वाला जो एंगल है ये होता है बेटा बीटा, और ये वाला जो एंगल है ये होता है गामा। बच्चा कहेगा सर ये है क्या, तो समझते जाना अच्छे से बेटा। पहली बात तो देखो, ये डिस्टेंस अगर c होती है तो क्या करेंगे, ये जो बॉडी के सेंटर से ये वाली डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, c/2। सीधी सी बात है, दोनों लेयर के बीच का गैप है c, तो जो बीच का जो सेंटर पार्ट है ये क्या हो जाएगा, c/2 हो जाएगा, ओके। पहली बात तो ये डायग्राम कैसे बनाया, कैसे करना समझना अच्छे से। बच्चों एक्चुअल में कैसे होता है ये आपको बोर्ड पे अब अच्छे समझते जाना बेटा, फोकस रखना। कैसे, ये बोर्ड पे जो हेक्सागोनल मैंने बनाया है ये आपको ऐसे दिख रहा है, एक्चुअल में ये तो पेपर पे बना है बच्चों, ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में ऐसे होता है। मैंने क्या कहा, ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे नहीं है, ऐसे है, क्लियर। मेरे हाथ की पोजीशन देखना, ये वाला नीचे वाला हेक्सागोनल मैंने ऐसे बनाया है लेकिन एक्चुअल में ऐसे होता है। मेरा कहने का मतलब क्या है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है कैसे होती है, ये नीचे वाले हेक्सागोनल है बच्चों, और ये इनके बीच में ये मार्कर है बेटा, ये मेरा हाथ है, ये ऊपर वाला हेक्सागोनल है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये ऊपर वाले हेक्सागोनल की लेयर है, ये नीचे वाले हेक्सागोनल की लेयर है, और बीच में मार्कर है परपेंडिकुलर फॉर्म में, लंबवत रूप से इनके टच में। ये मार्कर जो है इसकी लेंथ है c, ये वाली c बेटा, समझ में आ गया, बात समझ में आई। तो एक्चुअल में क्या होता है, इसमें कई सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो बच्चा कहेगा सर एटम कैसे होते हैं, अब अच्छे समझते जाना बच्चों, एटम्स कैसे होते हैं। मैंने क्या कहा, इसमें कई सारी हेक्सागोनल लेयर्स होती है, जिसमें क्या होता है, यानी ये हेक्सागोनल लेयर है, इसके ऊपर ये, 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 क्लियर। अब देखो एटम कैसे होते हैं, ये जो ऊपर वाला हेक्सागोनल है ये मैंने बोला है, जैसे मान लो हेक्सागोनल है तो ये ऊपर वाला हेक्सागोनल, हेक्सागोनल का मतलब क्या होता है, 6 कॉर्नर होंगे, तो हर कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होगा बेटा। मैंने क्या कहा, हेक्सागोनल के क्या कहा, 6 कॉर्नर है तो क्या होगा, हर कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होगा, क्लियर। ये नीचे वाले हेक्सागोनल की लेयर है, इसके हर कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है। दोनों हेक्सागोनल के बीच में जैसे मार्कर की ये कैप रख रहा हूं बेटा, देखो समझना अच्छे से, मार्कर की एक कैप रख रहा हूं दोनों हेक्सागोनल लेयर के बीच में, वैसे क्या होते हैं, तीनों बॉडी सेंटर एटम होते हैं। बात समझ में आई क्या, ये बॉडी सेंटर एटम, समझना मेरी फिंगर पोजीशन को देखना, आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये एक्चुअल में ऐसे नहीं, ये भी ऐसे बेटा, समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा। जैसे ऊपर वाली लेयर ऐसे दिखाई दे रही है लेकिन एक्चुअल में ऐसे होती है, नीचे वाली लेयर ऐसे दिखाई दे रही है एक्चुअल में ऐसे, वैसे ही 3 जो बॉडी सेंटर एटम सामने दिखाई दे रहे हैं आपको, वो एक्चुअल में ऐसे नहीं, वो इस पोजीशन में है। समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर। तो मैंने क्या कहा, समझना इस बात को, ऊपर वाला हाथ है ये क्या हो गया, हेक्सागोनल की एक लेयर होगी, नीचे वाला हाथ है हेक्सागोनल की दूसरी लेयर है, बीच में जैसे मार्कर की कैप है दोनों के, ये बीच में 3 बॉडी सेंटर एटम है, क्लियर। तो एटम कैसे होंगे, ऊपर वाला हेक्सागोनल है, इसके कॉर्नर पर 6 एटम, काम खत्म। नीचे वाला हेक्सागोनल है, इसके कॉर्नर पर 6 एटम, बात खत्म। फिर क्या होगा, इसके फेस सेंटर पर एटम ये वाला रहा बच्चों, इसके नीचे वाले के फेस सेंटर पर एटम ये रहा, और बीच में 3 बॉडी सेंटर एटम एक दूसरे के टच में होते हैं। समझ में आ गया, इस टाइप की एटम की पोजीशन होती है, क्लियर बेटा। ठीक है बच्चों, देखो अब 1 बाय 1 अपन क्या कह सकते हैं, समझना बेटा इस बात को। ये अपने एटम्स तो अपने बना दिए, लेकिन ये जो कॉर्नर एटम होता है बेटा, ये क्या होता है, 1/6 पार्ट कवर करता है यूनिट सेल का। कितना पार्ट कवर करता है बेटा, 1/6 पार्ट कवर करता है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझ सकते हो बेटा, रटने की जरूरत नहीं है। कैसे, ये मान लो ऐसा कोई हेक्सागोनल है, ऐसा कोई हेक्सागोनल है, बच्चा मैथमेटिक्स कैसे लगाता है कि सर 120 का एंगल होता है, तो ये क्या 1 यानी कितना होगा, 1/6 कैसे होगा, 120 के 3 एंगल बनेंगे तो 120 120 120 3 से मिलकर 360 बन जाएगा, तो एक में 1/3 आना चाहिए। 1/6 कैसे आता है, तो ऐसे आता है, समझना। जैसे मैंने ये एटम लिया तो बेटा जैसे इस एटम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्लियर। अब देखो ये एटम इस एक यूनिट सेल में इसका कितना पार्ट प्रेजेंट होगा, अपना तरीका वही है बच्चों जैसे अपने पीछे किया था, क्या कि ये एटम जो है इसका इस यूनिट सेल के अंदर कितना पार्ट प्रेजेंट है, ये चेक करने के लिए पूरे एटम का फॉर्मेशन कर लो। क्या कर लो, पूरे एटम का फॉर्मेशन कर लो। पूरे एटम का फॉर्मेशन करने के लिए पूरे एटम को कवर कर दो। पूरे एटम को कवर करने के लिए क्या करूंगा, आसपास ऐसी और भी कई सारी यूनिट सेल लगा दो, और भी कई सारी बोला है, मतलब जितने की जरूरत है उतनी ही लगा दो। ओके, कैसे, एक हेक्सागोनल जैसे मान लो मैं इसके यहाँ टच कर दूं बेटा,
ये ऐसे हो गया, बात समझ में आई? ठीक है बेटा। और दूसरा हेक्सागोनल में क्या कर सकता हूँ बेटा, इस टाइप से, जैसे मान लो कई सारे हेक्सागोनल अपन ले सकते हैं, तो इसके कॉन्टेक्ट में अगर कहें तो अपन कैसे बनाएंगे, इस टाइप से मान लो एक हेक्सागोनल अपन है और ले सकते हैं बेटा। तो मैंने क्या कहा, यानी क्या किया अपन ने, एक हेक्सागोनल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है बेटा, 3 तो हो गए, लेकिन अभी ऊपर से दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, ऊपर से दिखाई दे रहा तो इन 3 के ऊपर 3 और रख दूंगा। मैंने क्या कहा, समझ में आ गया? 1 2 और 3, 3 हेक्सागोनल तो अपने लगा दिए, लेकिन हमें पता ऊपर से कवर करने के लिए ऊपर 3 और लगाएंगे इनके, समझ में आ रहा है? इसका मतलब 1 2 3 और इन तीनों के ऊपर 3 और, ऐसे करके टोटल कितने हेक्सागोनल, 6 से मिलकर क्या होगा, पूरा कवर होगा। 6 से मिलकर पूरा कवर हो रहा है, तो एक में कितना पार्ट होगा बेटा, 1/6। मैंने क्या कहा, 6 मिलकर पूरे एटम को कवर करेंगे तो एक में कितना हो गया, 1/6। क्लियर? तो ये ध्यान रखना बच्चों, यानी ये कितना होता है, 1/6 पार्ट। ठीक है, और ये हमें पता है बच्चों, ये तो फेस सेंटर वाला है, तो फेस सेंटर वाला तो कितना होता है, ये तो 1/2 पार्ट होता ही होता है। कैसे? क्योंकि हमें पता है इसके ऊपर फेस सेंटर वाला तो कैसा ही हो, इसके ऊपर एक हेक्सागोनल और रख देंगे, और रखते ही पूरा कवर होगा, नहीं हो गया, हो गया बच्चों। क्लियर? और बॉडी सेंटर वाला हमें पता है ये तो सेंटर में है, सेंटर में है तो बेचारा ये तो कितना होगा, 1 पार्ट होता है, यस और नो। और यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है। अब बच्चा कहे सर ये एंगल कैसे होते हैं, एंगल कैसे होते हैं, अच्छे समझना बेटा। ये जो एंगल मैंने बनाए हैं, क्या कहा, ये जो एंगल मैंने बनाए हैं एक्चुअल में कैसे हैं, ये जैसे मान लो हेक्सागोनल है, पेपर में समझने में ज़रूर प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली समझोगे इजी रहेगा। कैसे? ये मान लो हेक्सागोनल मैंने माना है, इसकी कई सारी आर्म्स है बेटा, सपोज करो इसको हेक्सागोनल फॉर्म में मानो। अब हाथ को अपन हेक्सागोनल तो बना नहीं सकते काट के, अपन क्या प्रैक्टिकली समझे कि जैसे ये वाली आर्म है बेटा, इसको मैं ए बोल रहा हूँ। क्लियर? ये मार्कर है, परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करा है, जैसे मैंने क्या कहा, तो ए का जो सी से एंगल होगा, यानी परपेंडिकुलर जो लेंथ है बेटा, इसके साथ जो एंगल है वो क्या है, अल्फा है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? ठीक है। ये वाली जो ए है बेटा, ये वाली जो एज लेंथ है, इसको मान लो बोल रहा हूँ बी। मैंने क्या कहा, इधर वाली ए थी तो इधर वाली क्या मान रहा हूँ, बी, ये वाली रही। क्लियर? इसका जो परपेंडिकुलर एंगल होगा बेटा, वो क्या मान रहा हूँ, बीटा, ये बीटा है। बात समझ में आई क्या? क्लियर? ठीक है। और जो हेक्सागोनल की क्या होगी, दोनों आर्म के बीच में, हेक्सागोनल की खुद की दो आर्म के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, गामा है बेटा। समझ में आ गया? तो ये पहली बात तो ए बी सी और अल्फा बीटा गामा, ये क्या समझ में आया? फिर समझ लेना इस बात को बेटा। कैसे? ए हेक्सागोनल है, उसकी एक जो आर्म है उसको मैं ए मान रहा हूँ, दूसरी आर्म को बी मान रहा हूँ। क्लियर? ठीक है। और दो लेयर के बीच की जो परपेंडिकुलर लेंथ है उसको मैं बोल रहा हूँ सी। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है। एक जो आर्म आपने ए मानी थी, उसका सी के साथ जो परपेंडिकुलर एंगल होगा 90, वो क्या है, अल्फा। दूसरी आर्म जो बी है, उसका जो सी से एंगल है वो क्या है, बीटा है। क्लियर? ठीक है। और ए और बी के बीच का जो एंगल है वो क्या है, गामा है बेटा। समझ में आ गया? हेक्सागोनल की खुद की जो दो आर्म है उनके बीच का एंगल क्या होगा, गामा होगा बेटा। यहाँ तक ठीक है। और ये जरूर ध्यान रखना, क्या पीछे अपन ने लिखा भी था बच्चों, क्या अगर अपन बात करें HCP के लिए तो हमें पता है A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अरे ध्यान है ना, HCP के लिए क्या होता है, A और B दोनों इक्वल होते हैं, C क्या होता है, डिफरेंट होता है बच्चों। कैसे होता है, ये रहा। क्लियर? अल्फा और बीटा की अपन बात करें, अल्फा और बीटा ये दोनों तो क्या होते हैं, 90 होते हैं, लेकिन गामा कितना होता है, 120 होता है बेटा। बात समझ में आई क्या? कैसे होता है, क्या होता है? यहाँ तक को दिक्कत? अरे यहाँ तक को दिक्कत इसकी स्ट्रक्चर में, यहाँ तक को दिक्कत। तो ये ध्यान रखना बच्चों, ए और बी आपको ऐसे देखो दिख रहा है ये, लेकिन एक्चुअल में ये बराबर लेंथ की होती है। अपन प्रूफ भी करेंगे कैसे होता है, लेकिन यहाँ तक बात समझ में आई। और ये जो सी वाला है बेटा, ये क्या होता है, इनसे डिफरेंट लेंथ का होता है। ठीक है? कैसे होता है अपन इस बात को प्रूफ करेंगे। यहाँ तक को दिक्कत है तो बता सकता है बच्चा, यहाँ तक को दिक्कत है तो बता सकता है। कोई भी दिक्कत बेटा फटाफट बोलो, कोई भी दिक्कत? नो सर क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आई। चलो बेटा अब अपन बात करते हैं 1 बाय 1 इस यूनिट सेल में एक एक प्रॉपर्टी हमें कैसे करनी है, क्या करनी है। यहाँ तक बात ठीक है। चलो बेटा 1 बाय 1 अपन बात करें तो सबसे पहले क्या करूँगा, टोटल एटम्स, क्या कहा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं बच्चों, ध्यान रखना। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, आपको ये ध्यान है एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो टोटल काउंट कर लो। कैसे, हमें पता है इन 6 कॉर्नर पर 6 एटम, 6 हो गए। इन 6 कॉर्नर पर 6 एटम कितने हो गए, 12। 2 फेस सेंटर पर कितने हो गए बच्चों, 14। 3 बॉडी सेंटर पर कितने हो गए, 17। तो पहला आंसर था क्या, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने, 17। काम खत्म। क्लियर? ठीक है। फिर आपसे बोले क्या,
इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। अरे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम को कैसे लिखते हैं, जेड से लिखते हैं शॉर्ट एंड स्वीट में, ध्यान है ना। कैसे बेटा, जेड कितना होगा, अब अपना वही तरीका, जेड कैलकुलेट करने का मेथड क्या होता है, जिस जिस पोजीशन पर एटम है एक्चुअल में हर एटम कितना पार्ट प्रेजेंट होता है और ऐसे टोटल कितने एटम है। ओके, हमें पता है एटम इसमें कहाँ कहाँ है, कॉर्नर पर है, फेस सेंटर पर है, बॉडी सेंटर पर है। ओके, तो देखो कॉर्नर वाला एटम तो कितना पार्ट कवर करता है, एक एटम 1/6। अरे ध्यान है ना, कॉर्नर वाला एटम कितना प्रेजेंट होता है 1/6 और ऐसे टोटल कितने कॉर्नर है 1 2 3 4 5 6, तो ये और 6 ये, तो कॉर्नर एटम कितने हो गए बेटा 12, यानी एक एटम का 1/6 पार्ट होता है ऐसे कॉर्नर वाले एटम का, तो 12 का मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूंगा। क्लियर, प्लस अब देखना और कौन कौन से एटम है, फेस सेंटर वाला है, फेस सेंटर वाला एक एटम कितना पार्ट होता है 1/2 और ऐसे कितने फेस सेंटर एटम है 2 फेस सेंटर एटम है, ये और ये, बात समझ में आ गई। क्लियर, ठीक है। बॉडी सेंटर वाला एटम कितना पार्ट होता है बेटा यूनिट सेल में 1 पार्ट होता है। मैंने क्या कहा 1 पार्ट होने का मतलब क्या है, क्योंकि बॉडी सेंटर वाला एटम तो यूनिट सेल के अंदर ही होता है बेटा, ध्यान है ना, यूनिट सेल के अंदर ही होता है, तो 100% होगा यानी 1 पार्ट होगा। क्लियर, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं 1 मल्टीप्लाई, और ऐसे बॉडी सेंटर पर कितने एटम होते हैं टोटल 3 एटम होते हैं बेटा, टोटल 1 2 और 3, टोटल 3 एटम है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा 3 कर दूंगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 6 को 12 से करे 2, 2 से 2 उड़ा दे कितना 1, तो 2 + 1 यानी 3 और 1 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 3, तो टोटल कितना आ गया, जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 6। ये क्वेश्चन पूछ सकता है जेड इसके लिए कितना होता है 6 होता है बेटा। क्लियर, ठीक है। एक अगर बोले इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितना होता है 12 होता है। ओके, यानी एचसीपी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बेटा 12 होता है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो अच्छे से समझना बेटा कैसे होता है क्या होता है, इस चीज को अच्छे से समझना। पहली बात तो मैंने क्या कही है बच्चों, यानी ये 12 कैसे आता है। पहली बात तो बच्चे के दिमाग में है सर आपने कहा था कोऑर्डिनेशन नंबर बोले कुछ भी बोले वो किसके रेस्पेक्ट में हमें बतानी है, तो आपने कहा था कि सर उस एटम के रेस्पेक्ट में बतानी है जो नाम में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो सर इसमें तो नाम में कुछ आ ही नहीं रहा है, तो कौन से एटम के रेस्पेक्ट में बताएंगे, तो ध्यान रखना जो एटम सबसे ज़्यादा एटम्स के कांटेक्ट में होगा उस एटम के रेस्पेक्ट में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। क्या कहा, जो एटम होगा सबसे ज़्यादा एटम के कांटेक्ट में है उस एटम के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। ओके, और सबसे ज़्यादा एटम के रेस्पेक्ट में कांटेक्ट में कौन होता है, ये वाला बेटा फेस सेंटर एटम होता है, ध्यान रखना। ओके, तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है, जैसे एक हेक्सागोनल लेयर में ले रहा हूँ बच्चों, कैसे ये हेक्सागोनल लेयर में ले रहा हूँ, देखो बेटा 12 आंसर कैसे आता है। ये मान लो एक हेक्सागोनल है, ये अपन समझने के लिए एक हेक्सागोनल मैंने लिया बच्चों। ओके, कैसे बेटा समझना अच्छे से, ये एक हेक्सागोनल अपन ले रहे हैं। अब हेक्सागोनल में क्या होता है, इसको मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ बेटा, कैसे, यानी ये जो फेस सेंटर वाला एटम है इसके रेस्पेक्ट में मैं रिजल्ट बताऊँ, तो देखो ये कॉर्नर वाला एटम, ये कॉर्नर वाला एटम, ये कॉर्नर वाला एटम, ये कॉर्नर एटम, ये कॉर्नर एटम, ये कॉर्नर एटम। पहली बात तो ये एटम मैंने कैसे बनाया समझ रहे हो क्या, एक हेक्सागोनल मैंने लिया है तो ये बीच वाला एटम है, ये मैंने डॉट किया है। क्लियर, ठीक है बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 मैंने कॉर्नर एटम बना दिए हैं। क्लियर, यानी ये जो हेक्सागोनल वाला सेंटर का एटम है, फेस सेंटर एटम है, वो क्या होता है 6, तो इसके कॉर्नर एटम कॉन्टेक्ट में होते हैं। क्लियर, ठीक है बेटा। फिर मैं क्या बना रहा हूँ, 3 में ऊपर के बॉडी सेंटर एटम ऐसे बना रहा हूँ, ये 3 क्या है बेटा ऊपर के बॉडी सेंटर एटम है। क्लियर, ठीक है। अब हमें पता है ऐसी हेक्सागोनल की कई सारी लेयर्स होती है। क्या कहा, अरे ऐसी हेक्सागोनल की क्या होती है, कई सारी लेयर्स होती है। कई सारी लेयर्स अगर होती है बच्चों तो हमें पता है जैसे ये जो लेयर है इसके नीचे और लेयर होगी नहीं होगी, ये जैसे लेयर है इसके ऊपर और लेयर होगी नहीं होगी, होगी। तो ये जो हेक्सागोनल है इसके नीचे अगर कोई दूसरी लेयर है तो उन दोनों लेयर के बीच में भी 3 बॉडी सेंटर एटम होंगे या नहीं होंगे। अरे सीधी सी बात है बेटा, कैसे, जैसे मैंने क्या कहा इजी वे में समझना कि जैसे मान लो ये वाली लेयर है, ये ऊपर वाली लेयर है, इन दोनों के बीच में क्या है, ये जो मार्कर की कैप है बेटा, ये क्या फेस यानी बॉडी सेंटर वाले एटम है, 3 बॉडी सेंटर एटम है। तो मैंने क्या कहा, ये वाली हेक्सागोनल लेयर है, ऊपर वाले हेक्सागोनल की लेयर है, इन दोनों के बीच में क्या, जैसे मार्कर की कैप है वैसे ही क्या है, ये मान लो बॉडी सेंटर एटम है। तो वैसे हमें पता और भी कई सारी लेयर्स होती है, तो इसके जैसे अगर ऊपर लेयर है तो वैसे नीचे भी लेयर होगी नहीं होगी, और अगर नीचे लेयर है तो इन दोनों के बीच में भी तो क्या होगा 3 बॉडी सेंटर एटम होगा, क्योंकि जितनी भी लेयर होती है सभी के बीच में 3 बॉडी सेंटर एटम होंगे। यस और नो, क्लियर। तो वैसे ही बेटा क्या करेंगे, ये जो नीचे बना रहा हूं मैं 3, ये क्या है
नीचे के 3 बॉडी सेंटर एटम है बेटा, यस और नो? अरे बात समझ में आ रही है? नीचे बना रहा हूं, ये 3 क्या है? नीचे के 3 बॉडी सेंटर एटम है। और कैसे आते हैं समझ में आ गया, यस और नो? तो मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, ये जो क्या होता है, यानी जो फेस सेंटर एटम होता है वो क्या होता है, अपने चारों तरफ से 6 तो किससे, कॉर्नर एटम से, हेक्सागोनल के। आ गया समझ में? 1 2 3 4 5 6 तो कॉर्नर एटम से, इसके 3 क्या होते हैं, ऊपर के बॉडी सेंटर एटम, और 3 क्या होते हैं, नीचे के बॉडी सेंटर एटम। यानी इन सब टोटल 6, 3 कितने 9 और 3 कितने 12, यानी 12 एटम के कांटेक्ट में होता है। ओके, और भी समझने के लिए अगर मैं डायग्राम बनाऊं बेटा तो देखो, और दूसरा डायग्राम देखो, जैसे मान लो मैंने ये बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मार्कर के कैप से बहुत इजी वे में समझाऊंगा, समझना। ये मैंने मान लो एक एटम कौन सा बनाया है, ये वाला एटम बनाया मैंने, फेस सेंटर एटम बेटा, समझ में आया? ठीक है, अब इस फेस सेंटर एटम से देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है, समझना इस बात को बेटा अच्छे से। इसके चारों तरफ मैं क्या बना रहा हूँ, कॉर्नर एटम बना रहा हूँ। चारों तरफ कौन से बना रहा हूँ, कॉर्नर एटम बना रहा हूँ। ये कॉर्नर एटम इसके चारों तरफ कैसे बेटा, इस टाइप से। सपोज करो एक कॉर्नर एटम ये रहा, दूसरा कॉर्नर एटम, ये तीसरा कॉर्नर एटम, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। मैंने कैसे बनाया बेटा, ये मान लो क्या था, ये मान लो फेस सेंटर एटम मैंने ब्लैक मार्कर से बनाया। इसके चारों तरफ 1 2 3 4 5 6 मैंने कौन से, रेड कलर में बनाए हैं, 6 हेक्सागोनल के कॉर्नर वाले एटम। क्लियर? ठीक, अब मैं देखो अलग मार्कर से कौन बना रहा हूं बेटा, 3 क्या बॉडी सेंटर एटम। तो इसके ऊपर क्या होते हैं, ऐसे 3 ये बॉडी सेंटर एटम है, ये 3 बॉडी सेंटर एटम बेटा। क्लियर? ठीक है, और इसको मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, 3D लिख रहा हूं मैं। क्या लिख रहा हूं, 3D का मतलब क्या है, जैसे ऊपर लेयर है 3 एटम की, वैसे ही क्या इसके नीचे लेयर होगी। मैंने क्या कहा, 3D का मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे ऐसी कई सारी लेयर है, कई सारी परतें हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या, ये जो सेंटर वाला एटम मैंने लिया था ब्लैक कलर से, उसके चारों तरफ 6 तो क्या होंगे, हेक्सागोनल के कॉर्नर वाले एटम। क्लियर? 6 हो गए। 3 मैंने ब्लू मार्कर से बनाए हैं, वो कौन से बेटा, ऊपर के 3 बॉडी सेंटर। और 3D लिखा है क्योंकि पेपर पे अपन 2D में समझ सकते हैं। 3D का मतलब क्या, ऐसी की ऐसी इसके ऊपर नीचे और भी कई सारी लेयर है। तो जैसे ब्लू कलर से 3 मार्क, जैसे 3 अपने क्या कहें स्फेयर या एटम ऊपर बनाए हैं, वैसे 3 एटम इसके नीचे की साइड भी है बेटा। तो क्या होगा, जो ब्लैक कलर वाला एटम है वो क्या होगा, अपने चारों तरफ 6 एटम, तो कौन से, कॉर्नर वाले। 3 ब्लू कलर वाले क्या होगा बेटा, यानी ऊपर वाले 3 एटम, और 3 एटम ऐसे कैसे नीचे भी होंगे। तो टोटल क्या हो जाएगा, 6 तो क्या कॉर्नर, 3 अपर साइड 3 लोअर साइड, यानी टोटल क्या हो जाएगा 3 + 3 यानी 6, और 6 और 6 कितने, 12 एटम के कांटेक्ट में होता है। क्लियर? तो इस एटम के रेस्पेक्ट में अगर अपन डिसाइड करें, ये जो सेंटर वाले एटम के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 12 आता है बेटा। कैसे, क्या समझ में आया, यस और नो? इस बात को बेटा दोबारा समझना, कैसे, इस मार्कर की कैप से समझाता हूं कैसे करना, क्या करना। समझना बेटा इस बात को, कैसे करना, क्या करना। सपोज करो जिस एटम के रेस्पेक्ट में मुझे आंसर देना है, इसको मैं मार्कर की कैप से रिप्रेजेंट कराऊं। समझना, ये जो मार्कर है बेटा, देखो इसको सपोज करो मैंने ऐसे पकड़ा, मार्कर की कैप है, समझ रहे हो क्या। अरे मार्कर की कैप को मैंने मेरी फिंगर से चारों तरफ से ऐसे पकड़ा बेटा, समझना इस बात को। इसका मतलब इस मार्कर की कैप को मैंने ऐसे पकड़ा है, तो जैसे मैंने फिंगर से पकड़ा, तो फिंगर तो कौन सी है, ये 6 हेक्सागोनल के कॉर्नर वाले एटम है, षटकोण के कोने वाले एटम है। समझ में आ रहा है, 1 2 3 4, आपको सर फिंगर तो 5 है, ये लो बेटा एक और ऐड कर दी। समझ में आ गया, यानी 6 एटम तो देखो इसके चारों तरफ है या नहीं है, इसके चारों तरफ है। ये तो कौन से, कॉर्नर वाले। क्लियर? ठीक है बेटा। एक्चुअल में देखो पैकिंग कैसे होती है, अब देखो इसके नीचे का जो बॉडी सेंटर एटम होगा, नीचे वाली लेयर और इसके बीच में, ये मान लो 3 फिंगर है, नीचे वाले बॉडी सेंटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस मार्कर को मैं क्या करूं, तीनों फिंगर के ऊपर ऐसे रख दूं। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखना, इस कैप के चारों तरफ क्या 6 एटम तो है ही है, ऐसे रिंग की फॉर्म में बेटा, जैसे ये रिंग है। बात समझ में आ रही है ना, 6 एटम तो इसके चारों तरफ है, 3 नीचे फिंगर एटम, कौन से, नीचे के बॉडी सेंटर वाले। समझ में आ रहा है, नीचे के बॉडी सेंटर वाले 3 एटम है, और ये मान लो मार्कर की कैप है। अब ये ऊपर के बॉडी सेंटर वाले एटम, इसके ऊपर 3 एटम ऐसे रख रहा हूं। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा, नीचे के 3 एटम कौन से, नीचे के 3 बॉडी सेंटर एटम, ऊपर के 3 फिंगर कौन सी है, ऊपर के 3 बॉडी सेंटर एटम, और ये इसके चारों तरफ क्या 6 फिंगर कौन सी, 6 कॉर्नर एटम बेटा। समझ में आ गया। तो ये बताओ, ये जो फेस सेंटर एटम है टोटल कितने एटम के कांटेक्ट में हो गया, 6 तो कॉर्नर वाले, 6 तो कॉर्नर वाले, 3 क्या हो गया, नीचे के बॉडी सेंटर 3, ऊपर के बॉडी सेंटर, तो क्या हो गया 3 + 3 कितने हो गए 6, और 6 इसके चारों तरफ कितने हो गए
12 बेटा। तो समझ में आया, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है 12 होती है, लेकिन ये 12 होती कैसे है और कैसे आती है, समझ में आ गया, क्लियर। किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो फटाफट, किसी बच्चे के कोई भी डाउट है तो बता सकता है फटाफट बता सकता है बेटा, कोई दिक्कत है तो। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे आया और कैसे करना है, फटाफट, कोई दिक्कत बेटा, दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन, कोई भी दिक्कत कैसे हुआ। करीना रूडी ठीक है बेटा, दृष्टि ठीक है, शाहरुख नो सर, हर्षिता नो सर, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो बेटा वेरी गुड, एक एक चीज़ अपने बहुत ही इजी वे में समझिए, क्लियर। नंबर ऑफ एटम क्या, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आती है, कैसे आती है, क्लियर। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसके लिए आर और आर जो रेडियस ऑफ एटम होता है बेटा उसका ABC, तीनों जो लेंथ अपने लिखी है ABC, उनके रेस्पेक्ट में रिलेशन देखेंगे। फिर अपन को क्या करना है बच्चों, पैकिंग एफिशिएंसी देखनी है, वैकेंट स्पेस देखना है, कैसे करना है, क्या करना, 1 by 1। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि इसमें थोड़ा समझने वाला पोर्शन ज़्यादा है HCP में, ओके। तो वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्लियर। क्योंकि कल आपका टेस्ट है तो लेट हो जाओगे तो पढ़ाई करो बेटा, ठीक है। कम से कम 30-40 मिनट और खा जाएगा, तो आपका कल टेस्ट है, इसलिए टेस्ट की तैयारी करो। ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसके आगे। यहाँ तक बात ठीक है बच्चों। तो HCP के जो कुछ पॉइंट्स अपने डिस्कस किए हैं ये अच्छे से समझना, मैंने कैसे बताया। कोई भी डाउट हो तो फिर पूछ लेना बेटा, क्लियर। एंगल कितना होता है, आर्म कैसे होता है, हर चीज़ मैंने बताई है कैसे करना। बाकी इसको कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, क्लियर। यहाँ तक ठीक है बेटा, ओके बाय, गुड नाइट बेटा।